तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ में जो आपका सामान्य भाषा पूछा जाएगा, जो जनरल लैंग्वेज है, तो आपको पता है कि 30 नंबर इंग्लिश का आएगा और 70 नंबर हिंदी का आएगा, जिसका ये सुपर मॉक्स हम लोग का दूसरा है। और ये सुपर मॉक ही नहीं बल्कि आपका एक रिवीजन क्लास भी होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं सब रिवीजन कराऊंगा इस मॉक टेस्ट के साथ। तो ये आप क्लास स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में कमी है तो उस कमी को ये क्लास पूरा कर देगा, क्योंकि मैं टॉपिक लिख के आया हूँ। आप टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन टॉपिक मैं इस मॉक टेस्ट के साथ कराने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि मैं संधि कराऊंगा, समास भी रिवीजन कराऊंगा, कारक भी कराऊंगा, वाच्य कराऊंगा, तत्सम तद्भव कराऊंगा, अनेक शब्दों का एक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय भी देखेंगे, विपरातिक शब्द भी देखेंगे, समानार्थी शब्द देखेंगे जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, और आइडियम फ्रेज यानी मुहावरे भी देखेंगे, लोकोक्तियाँ भी देखेंगे, और वर्ण विचार जिसमें स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र भी देखेंगे जो जिसमें रस पूछा जाता है, अलंकार भी, यह अलंकार नहीं यहाँ पे दिया है, ठीक है, अलंकार भी देखेंगे हम लोग। और इंग्लिश में हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम के साथ आइडियम फ्रेज और प्लस में मैं नारेशन, वॉइस और टेंस भी देखूंगा। साथ में उसके साथ जो इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं इम्पोर्टेंट रूल का, तो ये हम लोग रूल भी देखेंगे। तो और उसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS भी देखेंगे। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं बोला हूँ ना कि ये आपके इस सिंगल क्लास से आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है ना वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए पहला है आपका, फर्स्ट में आपका 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन देगा। तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत लोग कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ते हैं फिर उसका क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा ये आपका पैसेज हो गया, ठीक है। जिनको पढ़ना है पहले कॉम्प्रिहेंशन तो स्क्रीनशॉट मार के या स्टॉप करके पढ़ लेना। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर बनाता हूँ। यहाँ पे पूछा है कि ITPO का स्टैंडर्ड यानी ITPO का फुल फॉर्म। अब देखेंगे हम ITPO कहाँ है, तो ITPO आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ITPO उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका B नंबर आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा बोला है कि व्हाट आर सेम ऑफ द रेगुलर फीचर्स ऑफ सच ट्रेड। ये वाला आप देखेंगे रेगुलर फीचर ऑफ सच ट्रेड फेयर्स वाला, तो ये आपका लास्ट पैराग्राफ में ये देख सकते हैं फेयर्स। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जब आप ना बोला जाता है ना कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन बनाए तो उसके ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन का ऑप्शन एक बार एक झलक जरूर देख लें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब है। तो ये हम लोग लास्ट ये देखें कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लाइव प्रोडक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये देखे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देंगे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लाइव प्रोडक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग्स नहीं, हम लोग को क्या पढ़े प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ आ गया। देखिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लाइव प्रोडक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग का सी आंसर। मतलब देखिए आपका क्वेश्चन का अगर पैसेज में जो दिख जाए ना वहीं से आपका आंसर उठ जाता है। जैसे ये हम लोग को दिख गया पैसेज में, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है हाउ इज द ट्रेड फेयर एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए प्रोडक्ट्स को प्रमोटिंग के बारे में, तो आप देखेंगे दूसरा पैराग्राफ जो दिया है, देखिए इसमें 3 पैराग्राफ दिया है, ठीक है। एक पैराग्राफ कौन है, ये पैराग्राफ दूसरा है और तीसरा है, ठीक। देखिए दूसरा पैराग्राफ में ये प्रमोशन के बारे में दिया है, ठीक है, प्रमोशन। तब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन में है इसका कि इट्स ब्रिंग टुगेदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, सप्लायर एंड बायर्स, ठीक है, सिंगल प्लेस। और यहाँ पे दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे सप्लायर की बात नहीं किया है। जबकि हम यहाँ देखेंगे तो बोला है कि इट्स कैन बी सेड विदाउट ए डाउट द सेल्स प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ दिस फेयर्स, ब्रिंगिंग टुगेदर द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल बायर। देखिए बायर और सप्लायर दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जबकि हमारा इसमें केवल बायर की बात था, तो क्या हम लोग का हो जाएगा सप्लायर एंड बायर्स, हमारा यही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ है, अगर आपके पास बहुत कम समय हो, एकदम 2 सेकंड का समय हो, और आपको बस आंसर मारना है ना कि मुझको लगाना है तो लगाना है, क्योंकि अगर मैंने जिससे इसमें तो 1/3 नेगेटिव है, तो बहुत लोग नेगेटिव मारने से डरेंगे। लेकिन कोई एग्जाम होता है कि हम लोग को नेगेटिव नहीं होता है और बहुत कम होता है 1/4, और आपको मानना है
तो इस तरह से जब आप देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो गया ना, तो ये देखिए ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये बड़ा है, तो मैं ना कभी भी अगर मैं तुक्का लगाता हूँ तो सबसे बड़ा जो आपका सेंटेंस देता है उसी को लगाता हूँ और वो अक्सर सही हो जाता है। लेकिन वो अक्सर 80% ही सही होता है, 20% में गलत हो जाता है। लेकिन ये आप लोग, हम लोग तो सही सही देख लिए भी है आपका पैसे से, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि अंडर द सेम ऑफ रूप मीन्स, मतलब इसका एक शब्द है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि ये आइडम एंड फ्रेज है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो अंडर द सेम रूम, यानी एक छत के नीचे, तो सेम छत के नहीं, ये मतलब सेम छत के नीचे, तो एक ही जगह हो गया ना, तो एट वन प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ आपने दिया हो, देखा होगा। ठीक है, ये यहीं पे था जो हम लोग देख रहे थे ना, सप्लायर और बायर। तो देखिए पोटेंशियल बायर्स अंडर द सेम रूफ हेल्प्स। ठीक है, अंडर द सेम रूफ हेल्प्स, तो ये अंडर द सेम रूफ यानी एक ही जगह में, तो एट वन प्लेस। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड। अब देखिए इसमें क्या चीज़ हम लोग देखें, इसमें प्रमोशन की बात हो रहा था ना, तो ये बोला कि इन्फॉर्मेशन पीपुल अबाउट द एक्टिविटी, ये तो हुआ नहीं है। लॉन्चिंग इन, इसका बात में हुआ नहीं, इसमें प्रमोशन की बात हो रहा था। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन की बात हो रहा था। तो ये बोला था कि जो पैसे था उसका क्या पर्पस था, उद्देश्य क्या था, तो उसको सेल्स को प्रमोशन करना था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रामर से, इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन है कि मैनी बैटल्स वाज फाउट ऑन द सेल्स। अब पता है कि मैनी क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, जब प्लूरल होगा तो ये वाज नहीं होगा, तो यहाँ पे तो कुछ ना गलती है ना, तो हम लोग को गलती अब सुधारना क्या है, तो अगर इसको सिंगुलर बनाना, अगर वाज के थ्रू हम लोग बदलेंगे, तो हम लोग को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो मैनी ए करते हैं। ठीक है, तब जाके ये सिंगुलर होता है। ठीक है, तो हम लोग का मैनी ए लग जाएगा, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिस इज द वन ऑफ द मैटर्स डेट्स मी द मोस्ट। ठीक है, डेट्स, ठीक है, डेट्स, तो अब देखिए वन ऑफ द मैटर्स, ये जो ऑफ के बाद में ये प्लूरल आता है, और इसके लिए ही हमारे यहाँ पे आना चाहिए, जो वर्ब आएगा वो आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये तो सिंगुलर, ये नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा, जिरंड है, तो हम लोग का ये क्या होता है, डिस्टर्ब, ये प्लूरल है। क्योंकि आपको पता है कि वर्ब और नाउन में अलग चलता है। नाउन में अगर एस लगा रहे तो वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में अगर एस लगा रहे तो वो सिंगुलर होता है। तो हम लोग का प्लूरल कौन होता है, जो मेन रूप होता है। तो ये डिस्टर्ब हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है, तो हमारा यहाँ पे डिस्टर्ब लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सी आंसर हो जाएगा। चौथा है, ये 8वां क्वेश्चन में गया ना, व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड आई यूज टू राइड ऑन माई रेड बाइसाइकिल। मतलब मैं जब 5वें क्लास में था, तो ये बचपन बीते हुए कल की बात कर रहा है। ठीक है, तो बीते हुए कल की बात करते हैं, तो जो हम लोग कभी बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, यूज्ड। ठीक है, यूज्ड, क्योंकि ये पास्ट वाला बनाते हैं तो यूज्ड लगता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई यूज्ड, ये हमारा सी वाला गलती हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन इंडिया प्रोसीड्स फूड्स बिकेम्स पॉपुलर इन द 20वीं सेंचुरी। तो इन इंडिया प्रोसीड फूड्स, ठीक है, तो ये फूड्स है। ठीक है, और इन इंडिया प्रोसीड 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, 21वीं सेंचुरी चल रहा है, यानी ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो बिकेम्स हो गए, तो ये क्या है, प्रेजेंट में है, तो हम लोग को इसको क्या बनाना है, पास्ट बनाना है। तो हम लोग पास्ट बनाने क्या करेंगे, बिकेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिकेम पॉपुलर इन, तो हमारा एन वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर बोला कि द मैन, देखिए ग्रामेटिकल एरर खोजना है, द मैन टर्न टू हिम विथ ए लुक ऑफ डिसअप्रूव। लुक ऑफ डिसअप्रूव, आपको पता है कि ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है ना। अब पता है कि प्रीपोजिशन क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का जब आप पास्ट टेंस में पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन किससे संबंध बताता है, नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाता है। ठीक है, और ये हमारा डिसअप्रूव, ये तो वर्ब है, तो हमारा वर्ब से नहीं बनेगा, तो ये डिसअप्रूव क्या होगा, ये एक नाउन के रूप में होगा, तो इसको क्या बन जाएगा, डिसअप्रूवल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलती क्या हो जाएगा, ये डिसअप्रूव, ये हमारा गलती हो जाएगा। इसके जगह में क्या होना चाहिए, डिसअप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल मतलब, डिसअप्रूवल मतलब वो नाउन हो जाता है, तो डिसअप्रूवल होना चाहिए, हमारा सी गलत है। ठीक, अगला है, यहाँ पे हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ही डिड मच मिस्टेक,
मच मिस्टेक, आपको पता है कि मिस्टेक क्या होता है, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे कि अभी जस्ट एनटीपीसी का आपका जब आंसर किया होगा तो आपने गिना होगा कि मेरी इतनी गलती है, 1 है, 2 है, 10 गलती है, तो आपने गलती गिना, तो जो गलती आप क्या होते हैं गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल है। और मच किसके साथ लगता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब मिस्टेक करते हैं ना तो हम लोग लिखते हैं कमिटेड, चाहे मेक मिस्टेक, ठीक है, मेक मिस्टेक या कमिटेड मेनी मिस्टेक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी, क्योंकि मच के जगह में मेनी लगेगा, क्योंकि ये काउंटेबल के साथ लगता है, तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। तो ही कमिटेड मेनी मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक के साथ कमिटेड या मेक लगते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है मेक, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए मेक्ड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है ना, तो मेक द मेनी मिस्टेक। यू शुड टेल दिस चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। अब देखिए, यू शुड टेल टीच चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है ना, ये सही है, चिल्ड्रेन है, टू कंप्लीट देयर, ठीक है, देयर प्रोजेक्ट। अब देयर है तो देयर प्रोजेक्ट के साथ में क्या आता है, देम सेल्फ आना चाहिए ना, तो यहाँ पे देम सेल्फ आना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ क्या है हिमसेल्फ, तो ये गलत है, क्योंकि हिमसेल्फ क्या है सिंगुलर क्या लेता है, जबकि यहाँ पे सब क्या है प्लूरल है ना, तो इसके साथ देम सेल्फ आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देम सेल्फ होना चाहिए था, जो कि हमारा गलती क्या हो जाएगा हिमसेल्फ में, तो ये हमारा गलती हो जाएगा, और ये गलती ही ढूंढना था, ठीक है। द नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग, क्योंकि ग्रामेटिकल करेक्ट देखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टडी इंक्रीजिंग। अब देखिए स्टडी क्या है, एक स्टडी हम लोग का, ये आपका क्या बोलते हैं स्टडी यानी धीरे, तो स्टडी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, आपको पता है एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव आपका क्या बोलते हैं, ये हमारा इंक्रीजिंग क्या हो गया, पहले आपको ये बताइए इंक्रीजिंग क्या हो गया, इंक्रीजिंग आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिरंड वर्ब हो गया, ठीक। जिरंड वर्ब को आपको पता है जिरंड बोलते हैं जिसमें जिस वर्ब में आईएनजी लग जाए उसे जिरंड वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जिरंड वर्ब हो गया। जब जिरंड वर्ब हो गया तो आपको पता है कि वर्ब के बारे में विशेषता कौन बताता है, तो वर्ब के बारे में विशेषता बताता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्या है वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो जाएगा, तो एडवर्ब की जगह क्या होगा, ये अस्टीडली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा अस्टीडली हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्टीडली, यानी स्टडी गलती है, तो हमारा हैज बीन अस्टीडली ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे ही क्लेम्स टू बी द के बाद में क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आपको पता होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन है, तो द स्मार्टनेस ये नहीं है, ठीक, स्मार्टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये ही तो है भाई स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो स्मार्टेस्ट किड द स्कूल, स्मार्टिंग ये तो वर्ब हो गया, ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो द स्मार्टेस्ट क्योंकि इसके बाद में सुपरलेटिव और ये सुपरलेटिव है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा स्मार्ट का स्मार्टेस्ट, ये सब आपने जरूर पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, ठीक है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाउंटीफुल, ये आपका सिनोनिम्स पढ़ाना है। तो बाउंटीफुल मतलब दयालु, ठीक है, क्या होते हैं बाउंटीफुल मतलब क्या होता है दयालु, ठीक है, या चाहे उदार बोल सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, ये रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, प्रेटिव मतलब सुंदर होता है, तो ये जेनरस हो जाएगा, जेनरस मतलब दया भाव, ये भी दयालु होता है, ठीक है, उदार व्यक्ति होता है। तो इंग्लिश को तो हमारा सिनोनिम्स ढूंढना था, तो ये हमारा जाएगा। अब देखिए मैं क्या किया हूँ कि आपके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लाया हूँ, ताकि आपको जब जाए एग्जाम में तो कम से कम कुछ पढ़ के जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो अबेंडन का क्या होता है, समानार्थी फोरसेक। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना, मतलब छोड़ देना। तो अबेंडन का होता है फोरसेक, डिजर्ट, ठीक है। डिजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल होता है। और मरुस्थल में हमको पता है कि हम लोग मरुस्थल में जल्दी जाते नहीं, छोड़ देते हैं उसे। जो ज़मीन बंजर हो जाता है, डिजर्ट मैंने बंजर भी समझते हैं, जो बंजर होता है उसको छोड़ देते हैं। उसी का हम लोग का इसका हो जाएगा समझता फोरसेक, डिजर्ट, रिलिंक्विश, ठीक।
फिर है हमारा एबंडेंट। एबंडेंट मतलब क्या होता है? एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा मतलब भरपूर होता है। एबंडेंट मतलब बहुत सारा है, ठीक है, उसी का हमारा समानार्थक होगा प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस। तो ये आप लोग याद रखें। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति होएगा, मतलब आपके साथ आपदा, आपदा समझते हैं ना, एडवर्सिटी मतलब आपदा। तो हो जाएगा मिसफॉर्चुनेट, नहीं बोलते कि दुर्भाग्य है साले, कैलामिटी मतलब बहुत सारा उसका खत्म, मिजरी मतलब ये ऐसा आदमी मतलब पनौती नहीं बोलते हैं, तो इस तरह मिजरी ये सब है, तो आपको देख लेना। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब बहुत परोपकारी, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, मतलब जो भी है कि जिसको भी देखते हो उसको दुख देखा नहीं जाता है। तो काइंड, जेनरस, अल्ट्रिस्ट, बाउंटीफुल, अभी जो हमने देखा, ठीक है, बेनिवोलेंट का वहीं बाउंटीफुल भी हो जाता है। कैंडिड, कैंडिड मतलब स्पष्टवादी, मतलब एकदम फ्रैंकली होता है, मतलब कि जो बनना है मुंह में बोलता है। तो कैंडिड मतलब फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ईमानदार। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती, मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग। एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, देखते हैं इंडस्ट्री में क्या लोग, मजदूर लोग बहुत काम करते हैं, तो इसलिए मेहनती बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा। ह्यूज, इमेंस, गिगनेटिक, ठीक है, जैसे कि कौन है, खली है, जैसे उसका देह शरीर देखते हैं ना, तो एकदम राक्षस जैसा है, तो गिगनेटिक। फैटल, फैटल, फैटल मतलब घातक, ठीक है, तो घातक मतलब डेडली, मतलब ना बोलते कि ओकर लग जाने पे मृत्यु आ जाएगा, तो वह है फैटल, डेडली, लेदल, मोर्टल, ठीक है, मतलब जहाँ वहाँ जाना है तो मतलब मरने के बराबर है, कहीं पे जाओ। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला। ब्रिटल, नहीं बोलते फ्रेजाइल, ब्रिटल, डेलिकेट, फ्रेल, ये सब आपका क्या है, मतलब एकदम नाजुक है चीज़, कि उसको छुओ तो टूट जाएगा, जैसे छुई मुई देखते हैं ना, उसको थोड़ा सा छू दो तो सिकुड़ जाता है, तो उसी तरह फ्रेजाइल होता है, ब्रिटल होता है, मतलब टच करना नहीं होता है, उसको आराम से रखना होता है, होले होले। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, मतलब आप उसकी हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प को मानता है, कि मतलब कभी भी फ्यूचर में काम हो तो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जैसे थैंकफुल और ओब्लाइड, उसको मतलब उस चीज़ का ओब्लाइड होता है कि हाँ इसने मेरी सहायता की है, तो उस प्रति वो क्या होता है, पूरे ईमानदार नहीं रहता है उसी को। इमेकुलेट, इमेकुलेट मतलब बेदाग, मतलब जिस पर कोई दाग नहीं, स्पॉटलेस, प्योर मतलब एकदम शुद्ध, प्रिस्टीन एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रिस्टीन उसको बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई धर्म की जगह में रहता है, जैसे कि पोप में रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं, तो उन लोग को प्रिस्टीन बोल सकते हैं, जो फादर उधर लोग रहता है एकदम शुद्ध रहते हैं, तो उनको प्रिस्टीन बोल सकते हैं। ये छोड़ दिया हॉटी, हॉटी, हॉटी माने घमंडी, बोलते हैं ना कि बहुत घमंडी है, जैसे एरोगेंट होता है, प्राउड होता है, स्नोबिश होता है, तो ये सब होता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, मतलब विश्वास ही नहीं होता कैसा हो सकता, अनबिलीवेबल, अमेजिंग, ठीक है। जूडियस, जूडियस मतलब जिसका दिमाग होता है, वाइज, प्रूडेंट बुद्धिमान, सेंसिबल जिसका सेंस हो। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब एकदम सुस्त, लेजी, काउच पोटैटो भी हो सकता है, लेथार्जिक, लेजी, स्लगिश, लिस्टलेस, मतलब लिस्टलेस मतलब देखिए लिसन का क्या मीनिंग होता है, ये होता है, तो उसी में लिस्टलेस होना मतलब सुन के अनसुना कर दे, मतलब सुस्त है, अरे हो जाएगा ना, जाओ दो, इससे बोलता है। मतलब स्लगिश मतलब सुबह में जिसकी आप, जैसे आप लोग हैं स्लगिश, कि सुबह में आपकी माता लोग उठाते होंगे सोते दिन, तो ऐसे आप करते होंगे, तो उसी को बोलते हैं स्लगिश। एकदम लेजी मतलब आप लोग को सुबह में उठने को मन नहीं करता है, उसी को लेजिस कहते हैं, ठीक है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब एकदम शानदार, जैसे फिल्मों में जो साउथ की हीरोइन होती है एकदम देख के मन में हलचल मचने लगता है, तो मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडिड, और आजकल तो और कोरियन लोग, कोरियन मूवी आ रहा है, कोरियन हीरोइन देख देख के लड़का सब पगलाइल रहता है, और लड़का लड़की सब तो कोरियन हीरो को देख देख के पगलाइल रहती है। स्प्लेंडिड, ग्रैंड मतलब एकदम शानदार, मतलब क्या ग्रैंड पार्टी है। सुपर बोलते हैं सुपर ब्रो, सुपर ब्रो, तो वही होता है शानदार। नेव, नेव माने भोला भाला, इनोसेंट, ठीक है, नेव मतलब भोला भाला, इनोसेंट। आर्टलेस, सिंपल। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, यानी वैग्यू मतलब एकदम मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अनक्लियर, डिम। पेंसिव, पेंसिव मतलब थॉटफुल, मेडिटेटिव यानी विचारमन, विचार मग्न, ठीक है। पेंसिव, थॉटफुल, मेडिटेटिव, विचार मग्न, ठीक है। क्वेल, क्वेल मतलब शांत, सबड्यू, सुप्रेस, सप्रेस, एग्जिस्टिंग यूज, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज मतलब दबाना भी होता है, ठीक है। शांत करना मतलब दबा दिया, मतलब नहीं बोलते हैं कि कोई कहीं पे, जैसे कि
जो हुआ था 1857 का युद्ध होता, तो क्या हुए थे कई जैसे हर जगह युद्ध हुआ था, तब जो अंग्रेज आए थे उसको दबा दिए थे युद्ध को, तो उसी को होता है एक्सटिंग्विश, बुझा देना, ठीक है। रेलिक्वेंट माने अनिच्छुक, ठीक है। अनिच्छुक मतलब अनविलिंग, हेजिटेंट मतलब मन नहीं करता है कि हमको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। स्कैंटी मतलब बहुत कम, मिगरे, इनसफिशियंट, स्पार्स बहुत कम होता है। ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत होता है, पीसफुल, काम, सीरेन होता है, मतलब एकदम नहीं बोलते हैं कि शांत लड़का है। विजिलेंट मतलब सतर्क, मतलब हमेशा सतर्क होना, वॉचफुल, अलर्ट होना, कॉशियस होना। जेनिथ मतलब ये सबसे ऊपर होता है, पीक होता है, सबमिट होता है और पिनेकल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके। तो हम लोग चलिए चलते आगे। देखिए बोला है कि सिनोनिम्स, किनशिप मतलब होता है खून का रिश्ता, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप। तो चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस द करेक्टली यूज द आइडेंटिफाई आर्टिकल। तो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आर्टिकल क्या लगाना है इसमें, तो सी इज ए, देखिए इंडियन के साथ तो आन लगता है ना भाई, तो इसमें क्या बोला करेक्टली देखना है, तो ये गलत हो गया। सी इज एन इंडियन, ये बिल्कुल हो सकता है। आर्टिस्ट मैरिड टू ए यूरोपियन इंजीनियर, ठीक है। सी इज ए, ये भी गलत है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया है आप लोग को विलोम शब्द, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लेना और फिर मैं आगे देता हूँ, उसका भी फिर से 13 तक मैंने दिया था, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो आप लोग खुद से देख लेना, मैंने तो सिनोनिम्स वाला बता दिया, तो आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड द सी द टाइगर व्हेन द, देखिए नो सूनर के साथ क्या लगता है, व्हेन नहीं बल्कि देन लगता है, ठीक है। तो नो सूनर, ये व्हेन वाला गलत हो जाएगा, तो बल्कि देन, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे रूल होते हैं, तो मैंने मेन रूल को दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और मैं ये दिखाऊंगा क्योंकि यह बहुत लोग नहीं समझेंगे। देखिए नो सूनर डिड के साथ सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब वन, और उसके बाद में क्या आता है, देन आता है। नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ हैड अभी आ सकता है सब्जेक्ट, तब वर्ब 3 आएगा और उसके साथ देन आएगा। अब देखिए व्हेन के साथ क्या आता है, हार्डली और स्केर्सली होगा, तब यहाँ व्हेन होगा, ठीक है। हार्डली और स्केर्सली तब व्हेन, ये मैंने आप लोग को की पॉइंट है, देख लेना। देखिए जब ये होता है ना नो सूनर, तो क्या बोलता है एग्जाम में देन की जगह क्या होता है, व्हेन होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन देखें, अब ये बोलेंगे हेड के साथ हमेशा V3 आएगा और पेयर हमेशा देन के साथ होता है। अब देखिए इसमें के साथ क्या है, इनके साथ हमेशा व्हेन या बिफोर लगता है, या देन कभी नहीं, मतलब व्हेन और बिफोर भी चल सकता है लेकिन देन कभी नहीं चलेगा। जबकि हार्डली और के साथ, जैसे कि नो सूनर के साथ व्हेन लगा के दिया, उसी तरह हार्डली और स्केर्सली के साथ ना व्हेन की जगह देन लगा के देता है, ताकि आप गलत हो जाए, ठीक है। अब देखिए लेस्ट सब्जेक्ट शुड वर्ब वन होता है, तो देखिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, इसके साथ नोट का यूज नहीं होता है, ठीक है। जबकि एग्जाम में क्या देता है, नोट का यूज करता है, लेस्ट और नोट का यूज करता है, ठीक है। मतलब लेस्ट ना ऑलरेडी नेगेटिव यूज की बात करता है, तो नोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो लेस्ट और उसके बाद में कुछ नोट लगा देता है, जो कि गलत होता है। ऑल्डो भी होता है और ये भी होता है, दो इसको बोलते हैं। ऑल्डो और दो के साथ क्या आते हैं, येट लगता है, नहीं तो कॉमा लगता है। देखिए इनके साथ ऑल्डो या दो के साथ इनके साथ या तो एट लगता है या सिर्फ एक कॉमा लगता है, कभी भी बट नहीं लगता। अब जबकि इनके साथ क्या करेगा, ऑल्डो बट लगा कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो वो देखना है, ऑल्डो चाहे दो बट लगा कर देगा। अब देखिए बेटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या कहता है, बेटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, तो ठीक है। जबकि एग्जाम में टू लगा देगा, ठीक है, ये लगा कर देगा, मतलब आपका एंड का जब क्या कर देगा, बेटवीन टू लगा कर देगा, तो आपका गलत हो जाएगा। बेटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। फ्रॉम प्लस टाइम प्लस टू लगता है, फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टाइम लगता है। फ्रॉम के साथ पेयर हमेशा टू का बनता है, याद रखिएगा। फिर ओ नॉट एंडली, ये बहुत पूछता है, नॉट एंडली बट एल्सो, ये लगता है, ठीक है। जबकि दोनों साइड सेम ग्रामर स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, जैसे नॉट ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच बट एल्सो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, ठीक, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, एज वेल एज नहीं। जबकि एग्जाम में क्या देगा, बोथ के साथ एज वेल लगा के देगा, ठीक है।
तो ये आप लोग को देखना है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नाइदर के साथ नॉर होगा, जबकि नाइदर के साथ कभी ना और लगा के देखा है, जबकि आइदर के साथ और होता है तो आइदर के साथ नॉर लगा के देखा, मतलब आपको गलती फंसा देगा एग्जामिनर। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट टू नियरेस्ट शब्द के अकॉर्डिंग लगेगा। जब देखिए इसमें कुछ दिक्कत होता है, जैसे जो यहाँ पे सब्जेक्ट टू होगा ना वो नियरेस्ट क्या होता है, नियरेस्ट शब्द के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए ये नाइदर सब्जेक्ट 1 है, नॉर सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा ना, ये वर्ब ये नज़दीक के वर्ब के साथ लगेगा। जैसे ये नज़दीक कौन है, सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, तो नज़दीक के वर्ब के साथ लगता है, नहीं कि ना कि इसके साथ इसके अनुसार लगेगा। ये वर्ब जब भी लगेगा वो नज़दीक के वर्ब के अनुसार लगेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नाइदर और आइदर में, ठीक है। तो ये सेम आते हैं। रेदर और अदर, रेदर और अदर के साथ भी देन लगता है, ठीक है। नो सूनर के साथ ये लगता था देन, ठीक है। तो आप लोग इतना जान गए, तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेबल, बेबल मतलब बेबल का क्या करना है, तो बेबल का बेबल मतलब बिना सेंस के कोई बात बोल देता है, कुछ भी बक 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 करके बोल देगा, मतलब उसका एंटोनिम ढूंढना है ना। बेबल मतलब होता है बकर बकर बोलता है और कुछ भी बोल देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेबल। लेकिन यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा उल्टा, सेंस, मतलब जो भी बात बोलता है सोच विचार के बोलता है उसको सेंसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो सेंस से बात करने वाला। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नादिर, नादिर मतलब नीचे, नीचे सबसे नीचे, जो नीचे का पीक होता है ना, मतलब सबसे नीचे का बिंदु होता है उसे नादिर बोलते हैं। तो हम लोग को उसका ओपोजिट ढूंढना है। तो हम लोग को पता है कि क्लाइमेक्स तो जस्ट थोड़ा सा क्या होता है, क्लाइमेक्स तो भी तो ऊपर होता है ना भाई। क्लाइमेक्स आपको कब होता है, जब मूवी का लास्ट होता है ना, लास्ट में ही तो आता है क्लाइमेक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो क्लाइमेक्स हो जाएगा। अब इसका ना जेनिथ भी हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़े तो जेनिथ भी हो जाएगा। जेनिथ सबसे ऊंचा भाग होता है, ठीक है। अगला हो गया, अब हम लोग देखते हैं। रितु वाज रियली एनवायर्ड एज शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो स्टेशन फॉर 5 o'clock। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग टेंस पढ़े होंगे, तो 5 o'clock 4 या सिंस का पढ़े होंगे, ठीक है, 4 या सिंस वाला पढ़े होंगे। तो देखिए जो हम लोग का एकदम टाइम फिक्स टाइम रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस लगाते हैं ना। तो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि सिंस लगाते हैं। जो हम लोग का टाइम फिक्स नहीं रहता है तो उसमें हम लोग 4 लगाते हैं, जैसे बचपन से, सुबह से, शाम से, तो उसमें हम लोग 4 लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग को टाइम दे देता है, टाइम ऑफ पॉइंट दे देता है, देखिए पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसमें हम लोग 4 लगाएंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम देगा तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंस होना चाहिए था, तो हम लोग को यहाँ पे गलत हो गया, ठीक। अब बोला है कि नो इम्प्रूवमेंट वाला है, इम्प्रूवमेंट भी करना है। तो इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम्स ऑन फायर। देखिए जब इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम आपके घर में आग लग जाए तो उसका इंश्योरेंस की बात करना, तो उसमें हम लोग जरूर अगेंस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खतरा है ना भाई, तो घर जलने की जब खतरा है तो खतरे के खिलाफ जब हम लोग बीमा कराते हैं ना, जब खतरे के खिलाफ, जैसे ये इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, तो जब खतरे के खिलाफ हम बीमा कराते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, इंश्योर अगेंस्ट फायर लिख कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक मुहावरा भी है, इंश्योर अगेंस्ट फायर, तो ये आपका एक मुहावरा भी है। तो इसमें क्या लगेगा, अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नो सूनर डिड, तो देखिए नो सूनर डिड डार्क क्लाउड गैदर इन द स्काई व्हेन, तो आप देख लिए होंगे कि नो सूनर के साथ क्या लगेगा, देन। तो ये आप लोग बना पा रहे होंगे। फिर है और नोट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू फेयर, ठीक है, और नोट। तो आपको पता है कि और नोट के साथ क्या लगता है, तो और नोट हमेशा वेदर के साथ लगता है, ठीक है। बहुत लोग ना इफ़ लगाएंगे, ठीक है, जबकि इफ़ यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फ्रेज होता है, आपको पता होना चाहिए कि वेदर, ये होता है वेदर डेट करके और नोट, ये एक ना स्टैंडर्ड फ्रेज होता है। आप पढ़ेंगे जब इंग्लिश ना, तो एक स्टैंडर्ड फ्रेज, तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वेदर रखिएगा कि और नोट रहेगा तो वेदर ही लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में रखिए, कभी भी एग्जाम आएगा तो आप धड़ाक धड़ मार के निकल जाएगा, ठीक है। फिर आ रहे हैं कि सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इनकरेक्टली एक्सपेक्टेड मतलब उसमें कौन सी गलती है, तो आप देखेंगे फ्लटरिंग सही है, मिनैक्स सही है, तो एब्रीविएशन होता है ना, तो वी आई होगा, ठीक है, एब्रीविएशन, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो हमारा ये वाला हो गया, ये गलत है। बल्कि हम लोग टेंस का कुछ चार्ट देखते हैं, जबकि अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा होगा और आपको दिमाग में उतर गया तो टेंस का कुछ हम लोग देख लेते हैं चार्ट में। देखिए सिंपल टेंस में क्या होता है, तो हम लोग का सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू सिंपल पास्ट का है ना, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो कि अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा तो यहाँ से आया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस में होता है सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे क्या था इज एम आर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वाज वेयर। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे था हैज हैव, तो हैज हैव के जगह में हैड लग गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यहाँ पे हैज बीन था, ठीक, तो हैड बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, सेम चीज़ था। तो और हम लोग का फ्यूचर में देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये विल मॉडल वर्ब हो जाता है, तो मॉडल वर्ब के साथ ना हमेशा जो भी होता है वर्ब वन ही लगता है। अगर वर्ब टू हो, वर्ब थ्री हो, वर्ब फाइव हो, कुछ भी लगे वो गलत हो जाता है। तो मॉडल वर्ब के साथ जो भी विल, शैल, काउच, कुड, माइट, ये जितने भी है ना उनके साथ हमेशा वर्ब वन आता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी के साथ वर्ब आई एन जी आ जाएगा, ठीक है। तो विल बी के साथ वर्ब थ्री वर्ब आई एन जी आ सकता है, विल बी रहेगा तब वर्ब थ्री वर्ब आई एन जी आ सकता है। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में कहेगा कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव होगा, विल हैव के साथ हमेशा वर्ब थ्री लगता है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा, और याद रखिएगा विल के साथ हैज नहीं बल्कि हैव ही आता है, ठीक है। सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर आता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये आप लोग आपका ये मैंने ये तो केवल स्ट्रक्चर बताया, बल्कि ये आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप लोग सेंटेंस भी पढ़ लेना। ओके, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो, मतलब हम लोग कल क्या करेंगे, फंक्शन टुमारो करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन। अब इसको बनाना है क्या, पैसे में बदलना है, तो हम लोग पैसे में क्या करते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट को द चैरिटी फंक्शन आर है ना, तो आपको पता है कि वॉइस का जो होता है वॉइस का टेंस नहीं बदलता है, मतलब अगर ये प्रेजेंट में है तो जो हम लोग को पैसे बनेंगे वो भी प्रेजेंट में होने चाहिए। तो द चैरिटी फंक्शन, तो द चैरिटी फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, ये आई एन जी है, तो इसमें आएगा इज बिंग आना चाहिए, ठीक है, इज बिंग, तो इज बिंग है, सब इज बिंग, ये इज बिंग हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों में से हो गया इज बिंग। और देखिए वर्ब थ्री आना चाहिए, कि जो भी इज बिंग आता है उसके पास वर्ब थ्री आता है, जो भी, क्योंकि पैसिव वॉइस वर्ब थ्री ही लेता है, ठीक है, तो वर्ब थ्री आना चाहिए। तो वर्ब थ्री हम देखेंगे ये नहीं है, तो हमारा ये भी है, तो ये पहले गलती होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको गलती क्या कर सकते हैं, आपको केवल पता होना चाहिए कैसे होना चाहिए, कि इसमें वर्ब थ्री आता है पैसिव वॉइस में, तो वर्ब थ्री देखते हैं, तो ये नहीं था, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं कि जब आई एन जी रहता है तो बी आई एन जी आना चाहिए, तो आई एन जी यहाँ था, आई एन जी यहाँ था, लेकिन ये तो पहले ही गलती हो गया था, और यहाँ पे नहीं था, तो ये गलत हो गया, तो हम लोग का केवल एक ही बचा था, तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का भी रिवीजन करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का एक झलक रिवीजन हो जाए, ताकि आप दोबारा पढ़ना ना पड़े। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट हो तो उसका क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो एक्टिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, अब उसको क्या बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेइंग बोलते हैं, बेइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो अभी टेंस मैंने दिखाया है, तो उसका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव
प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह आप लोग एक झलक देख लें। ठीक है, ये पूरा देख लेना कि कैसे कैसे वॉइस चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग एक मॉडल में मैं समझाता हूँ, ये बाकी सब तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे होता है। ये तो टेंस में है, तो टेंस का आप सब कर लेंगे। फ्यूचर टेंस 2 बार हो गया है ना, कोई ना एक ही पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, हाँ कुछ कुछ क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ भी है, परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ भी है। ठीक, और परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, जो टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, वो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए नो पैसिव लिखा है। ठीक है, नो पैसिव। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि उसका पैसिव नहीं बनता है। और देखिए फ्यूचर जो कंटिन्यूस होता है ना, उसका भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर का कंटिन्यूस पैसिव नहीं बनता है, बाकी सबका प्रेजेंट का और पास्ट का जो कंटिन्यूस है उसका पैसिव बनेगा, लेकिन फ्यूचर का जो कंटिन्यूस होगा उसका नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूचर का परफेक्ट का बन जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसे बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस या शैव प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट, ये बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग मॉडल का देखते हैं। तो मॉडल अगर आपका रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको पैसिव क्या बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट फिर मॉडल लिख देंगे, फिर उसके साथ बी लगाएंगे, फिर वर्ब थ्री बाय तब सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, और इम्परेटिव रहेगा, इम्परेटिव जैसे कि आपने सेंटेंस पढ़ा हुआ कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई आदेश, अनुरोध, विनती आदि का भाव व्यक्त हो। ठीक है, तो उसी को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी आदेशा अनुरोध को बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव क्या होगा, एक्टिव रहेगा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, बोलेगा गेट आउट, जैसे गो जैसे बोलेगा ओपन डोर, अगर ये बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब दरवाज़ा खोलो, तो ये आप ऑर्डर दे रहा है, तो इम्परेटिव मांगे, तो इसका क्या बनेगा, तो लेट, और फिर क्या हो जाएगा, लेट डोर बी ओपेंड, क्या हो जाएगा, लेट डोर बी ओपेंड, ये हो जाना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जिससे कि अगर एक्टिव रहेगा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बनेगा लेट फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा। जैसे कि मैंने ओपन द डोर हो रहा है, तो लेट डोर बी ओपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत लोग को नहीं आता है, बाकी ये सब तो ईजी होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बाकी आप लोग ये पढ़ लेना, मैंने नहीं पूरा पढ़ाया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपका है नारेशन से क्वेश्चन है, तो नारेशन से पहले मैं एक झलक दिखा देता हूँ। ठीक है, नारेशन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए नारेशन से क्या होता है कि नारेशन में दो तरह के होते हैं। एक होता है अगर स्पीकर है तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टेड स्पीच लिसनर के लिए होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होता है एक। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में जैसे बोले कि ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, एग्जाम्पल में ही सेड ही वाज हैप्पी, ये सब डायरेक्ट स्पीच है। अब उसको इनडायरेक्ट में कैसे बोलेगा, तो ही सेड डैट बी, जिसे वो बोलेगा ही सेड डैट ही वाज हैप्पी। ही जिसे डायरेक्ट में बोला ही सेड आई एम हैप्पी, उसने बोला कि मैं खुश हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति बोले कि उसके बारे में, तो वो बोलेगा कि वह बोला कि वह खुश है। ठीक है, वह खुश था, तो ही सेड डैट, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं और ये डायरेक्ट स्पीच। अब इसका कुछ रूल होता है, तो रूल के बारे में बात करेंगे। तो प्रोनाउन का अगर पहले बदलें तो देखिए, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या देता है, आई मी माई, तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट का, जैसे कोई है तो ही हिम हिज में, अगर कोई व्यक्ति के बारे में होता है तो ही हिम, इसको। और ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो वी अस आवर, तो इसको कैसे चेंज होगा, तो वी का दे हो जाएगा, अस का देम हो जाएगा, आवर का देर, इसे मतलब चेंज होता है। ठीक है, तो दे देम देयर में चेंज होता है। यू का सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में भी ही सी ऐसे चेंज हो जाता है। और थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि जो रहेगा त्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि नो चेंज। ठीक है, अब हम लोग का टाइम एंड प्लस एडवर्ब की चीज़ करें। जैसे अगर टाइम को बने, जैसे टुडे रहे, तो टुडे को किस में चेंज हो जाएगा, डेट डे में। यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में।
नाउ का देन हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, और नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा तो द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, और 10 का सो हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का अगर 10 है तो उसको हम लोग सो में चेंज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा टेंस चेंज करने का। तो प्रेजेंट सिंपल रहेगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो पास्ट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट प्रेजेंट का पास्ट में बदल जाएगा, जो सिंपल रहेगा तो सिंपल में, कंटिन्यूस कंटिन्यूस में, परफेक्ट रहेगा परफेक्ट में, ऐसे बदल जाएगा। लेकिन पास्ट सिंपल रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। देख रहे हैं, मतलब पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में वो चेंज नहीं होगा। विल और शैल का क्या हो जाता है, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, इस तरह चेंज हो जाता है। अब हमारा पांचवा भी रूल देखते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो एक असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है किन में, टोल्ड में, कंजक्शन चेंज होता है डैट में। ठीक, जैसे ही सेड डैट ही वाज हैप्पी जैसे चेंज होता है। ठीक है, जो आप दिखाएंगे कुछ क्वेश्चन जब करेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे। और इंट्रोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है आस्क्ड में। ठीक है, और कंजक्शन चेंज डैट क्या हो जाता है, डैट में या इफ या वेदर में हो जाता है, या WH ओड में हो जाता है। एग्जाम्पल, ही वाज आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक, एक्सक्लेमेटरी में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जिससे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है क्या है, एक्सक्लेमेड विथ जॉय में। कंजक्शन चेंज होता है डैट या WH वर्ड में। एग्जाम्पल, सेंटेंस इज केक एंड जॉय। ठीक है, बताने क्या है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है विश्ड या प्रेड में हो जाता है, कंजक्शन चेंज होता है डैट में, और जैसे सेंटेंस इट्स असर्टिव ऐसे हो जाता है। अब हमारा छठा रूल क्या है कि स्पेशल कॉजेज एंड एक्सेप्शन। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे ना, जैसे मान लीजिए वो हमेशा से खुश है, जैसे बोल दे कि सूर्य चारों ओर घूमता रहे, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो ये वर्ड है ना तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि उसमें बस डायरेक्ट लिखेंगे, जो का जैसे डायरेक्ट लिखेंगे उसके बाद में जो शब्द रहेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। हैबिचुअल, अगर जैसे वो आपके हैबिट क्या काम है तो भी चेंज नहीं होगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब जो हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं होता है, पौराणिक के जो मुहावरे ये सब होते हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं होता है। मल्टी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच मस्ट यूज टू नोट टू इन्फिनिट, अब पता नहीं है क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा, तो ये चेंज नहीं होता है। जैसे हाइपोथेटिकल में आते कहावतें मुहावरे ये सब आ जाते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, बोला है कि एट द यहाँ पहले ही था, ही सेड आई बाउट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। ठीक है, तो उसने कहा आई बाउट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, यह बुक मैं अपने भाई के लिए खरीदा हूँ। तो आई बाउट, ठीक है, दिस, अब ये क्या है, आई बाउट दिस बाई बुक फॉर माई ब्रदर। अब इसमें क्या करना, तो ही सेड हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डैट में बदल जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है तो इफ या वेदर में तो नहीं बदलेगा, तो ही सेड डैट सही है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही हो गया। बाउथ, ठीक है, बाउथ, तो ये बाउथ दिया है तो ये तो आना ही चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाय नहीं, ये प्रेजेंट में आ गया, तो ये इसका क्या है, ये पास्ट में है तो पास्ट, तो ये सिंपल पास्ट है ना, तो सिंपल पास्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा, सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, आई बाउथ दिस बुक, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, तो यानी पास्ट परफेक्ट आएगा तो हैड आना चाहिए, जो कि हैड केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए, बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट किस में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब क्या होता है कि किसी देरी से, बिना देरी से होता है, तो बिना देरी से क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा तो इंस्टेंटली। ठीक है, तो इंस्टेंटली मतलब तुरंत होता है, तो बिना देरी के क्या होता है, इंस्टेंटली मतलब बिना देरी का है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि तुरंत ही, तो ये इंस्टेंटली आपका आंसर हो जाएगा। फिर है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एंसेस्टर, मतलब मैंने तो ये जीके में पढ़ा है कि मानव के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
ए गवर्नमेंट रन बाय ए किंग ऑफ क्वीन, मतलब एक राजा या रानी के द्वारा जो किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की, राजशाही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ वन और सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो ये देख लेना। ठीक, ये है, ये आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये भी बहुत सब इंपॉर्टेंट दिया है। जैसे कि ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ में अच्छाई को देखता है तो ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, आशावादी। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स तो पेसिमिस्ट, मतलब वो नेगेटिव को देखता है तो निराशावादी बोलते हैं। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने द्वारा लिखे तो ऑटोबायोग्राफी होता है, आत्मकथा। ठीक है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटेन बाय समवन एल्स, मतलब दूसरे द्वारा, तो बायोग्राफी बोलते हैं, जैसे जीवनी। ठीक है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब गॉड, मतलब वो गॉड को नहीं मानता है तो उसको नास्तिक बोलता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, एथिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस, जो गॉड को मानता है, यानी आस्तिक बोलते हैं, जिसको थिस्ट बोलते हैं। वन हु नो मेनी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे भाषा जानता हो तो पॉलीग्लोट, यानी बहुभाषी। ए पर्सन हु लव मैनकाइंड, मतलब क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मैनकाइंड, मतलब वो दया पे विश्वास रखता है कि वो लोगों से हमेशा दया भाव से रहता है। तो ये पर्सन हु लव मैनकाइंड यानी फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जनहितैषी या परोपकारी बोलते हैं। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब वो आदमियों से नफरत करता है, मतलब किसी बार ऐसे है वैसे है, मतलब वो उसको मतलब हीन नजरों से देखता है तो उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं, मानवद्वेषी बोलते हैं। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवन, मतलब बहुत सभी जगह प्रेजेंट है, जैसे गॉड को बोलते हैं कि सर्वव्यापी हैं तो ओमनी प्रेजेंटेड बोलता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब बहुत सबसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान उसको बोलते हैं तो ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब शक्ति होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जानता है तो ओमनीसिएंट बोलते हैं। ठीक, सर्वज्ञ। ए पर्सन हु स्पीक फॉर अदर्स, ठीक है, तो उसको बोलने वाले को तो क्या बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, यानी स्पोक्समैन। डैट विच कैन नॉट बी रीड, जो मतलब लिख नहीं सकता, मतलब अनपढ़ को बोलते हैं तो इलीगल बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं। ठीक है, इलिजिबल, अपठनीय। डैट विच कैन नॉट बी रीड, ठीक है, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। ठीक है, ये दूसरा, हम दूसरा समझ लेते हैं। डैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके इलिजिबल होता है। ठीक है, डैट विच कैन नॉट बी हार्ड, मतलब जिसे सुना ना जा सके तो इनऑडिबल। ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम्स एज अनदर, मतलब एक ही समय में एक दूसरे से क्या होता है, समकालीन, कॉन्टेम्पोररी। ठीक है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब अपनी जो ब्याज है, चाहे अपनी जो कर्जा है वो भर नहीं सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट या दिवालिया या इंसॉल्वेंट बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ए वर्ड विथ द सेम मीनिंग एज अनदर, मतलब एक शब्द का बहुत सारे अर्थ हो गया, मतलब उसी का चाहे दो शब्द हो उसके दूसरे, मतलब दूसरे शब्द के साथ भी उसका सेम अर्थ निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। ए वर्ड विथ द सेम मीनिंग एज अनदर, मतलब दूसरे के साथ भी उसका सेम अर्थ हो तो सिनोनिम्स बोलते हैं। ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अनदर, मतलब दूसरे के साथ वहीं उल्टा वाला है तो एंटोनिम बोलते हैं। ठीक, हैंड, मतलब दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, मतलब दूसरे के साथ क्या हो उसका उल्टा अर्थ हो तो उसको बोलते हैं अपोजिट एंड एंटोनिम। हैंड रिटेन मैटर, तो इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे चिड़िया रखते थे, एवियरी पक्षीशाला। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियाँ, एपियरी मधुमक्खीशाला। मर्डर ऑफ वन ऑन ब्रदर, अपने भाई का यानी फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं, भ्रातृ बोलते हैं। मर्डर ऑफ किंग, किंग का हत्या करने वाला रेजिसाइड बोलते हैं। ए पर्सन हु इट्स टू मच, बहुत सारा कुछ खाते, हमेशा खाते रहते हैं तो ग्लटन, पेटू बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये देख लिया, अब हम लोग का हिंदी है ना, तो बोला है कि उद्योग का संधि विच्छेद करना। तो उद्योग आपको पता है, उद्योग ये कौन सा, तो ये उत जोड़ योग, उत जोड़ योग आपको पता है ना कि जब हम लोग का व्यंजन संधि बोलता है तो त में जब अ का यूज होता है तो क्या होता है, त अपने वर्ग का तीसरे अक्षर में बदलता है। जैसे त का तीसरा अक्षर क्या है तो त थ द में बदल जाएगा तो उद्योग। ठीक है, तो उद्योग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये आंसर, उद जोड़ योग, उत जोड़ योग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि देव आगम, दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा तो देव जोड़ आगम, देवयागम यानी इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देव आगम। ठीक है, तो देव आगम तो नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको पता है यह है ना, तो यह बनता है कब, ई प्लस अ मिलके, ई प्लस अ मिलके क्या बनता है, ई प्लस
आ है ना, यहाँ पे आ है ना, तो ई प्लस आ मिलकर आपको क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवी जो आगम हो जाएगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देव प्लस आगम, क्योंकि वह यहाँ पे नहीं है, जबकि ई प्लस आ तब या बनता है। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ये मारेंगे बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसका रिवीजन करते हैं संधि विच्छेद का। संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयत संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है कि शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आ ई उ, तो आ प्लस आ जोड़ के क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, जैसे विद्यार्थी तो विद्या जोड़ अर्थी। गुण संधि में शब्द के ऊपर एक मात्रा ए और ओ। ठीक है, ए और ओ या ऋण रहता है, जैसे आ प्लस ई मिलकर तो ए हो जाएंगे, उ अगर जुड़ेगा आ में तो ओ हो जाएगा। तो परमेश्वर, जैसे ये बोला है, वो चिन्ह बता रहे हैं कि पहचान के लिए, जैसे परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर इसमें बड़ा है ना कि शब्द के ऊपर एक मात्रा है, जैसे एक मात्रा है परमेश्वर, तो परम जोड़ ईश्वर। शब्द वृद्धि संधि शब्द के ऊपर दो मात्रा है, जैसे ए और औ, जैसे यहाँ पे आ और प्लस ए मिलता है तो आ हो जाता है, ओ मिलता है तो औ हो जाता है। जैसे वन औषधि तो वन जोड़ औषधि। ठीक है, यण संधि में य व र से पहले आधा अक्षर। ठीक है, तो य व र से पहले आधा अक्षर आएगा तब, जैसे ई जो बराबर क्या हो जाएगा, य। ठीक है, ई आई मिलकर क्या हो जाएगा, य, उ आ वो मिलकर व हो जाएगा, री मिलकर र हो जाएगा। अत्यधिक, जैसे अत्य जोड़ अधिक, यानी आधा, तो जैसे ये बोला ना य व र से पहले आधा अक्षर आता है, तो इससे पहले आधा अक्षर आएगा। य में जैसे तत्व तो ये भी आधा आया, ये बोला है कि आधा, इन शब्दों से पहले क्या आ जाएगा, आधा शब्द आएगा, तो अत्यधिक, अति जोड़ अधिक। ठीक, अयादि संधि अय आय औ आओ का उच्चारण 3 अक्षरों वाले शब्दों। ठीक है, तो जैसे ए आय ओ औ के बाद अन्य स्वर आए, तो जैसे नयन, जैसे ने जोड़ अन, पावक पो जोड़ आक, पाव जोड़ आक। ठीक है, तो ये सब बोलते हैं पावक। व्यंजन संधि क्या है, तो हलंत क च त या आधा अक्षर का मेल हो। ठीक है, तो व्यंजन या स्वर व्यंजन। उज्ज्वल तो उतजोड़ ज्वल, ऐसे होता है। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होता है, तो विसर्ग का ओ या स, जैसे ये होगा तलावे स मूर्धन स दंत से बदलना वाला, तो विसर्ग में स्वर व्यंजन से, जैसे निश्चय तो क्या हो जाएगा, तो निह जो चय हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग पहचान सकते हैं इस तरह से। इनमें से कौन सा संधि का गुण है, तो संधि का गुण अगर बोले तो संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर नहीं, निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक अर्थों को मिलाकर बनता है ना। संधि में समास नहीं, संधि समास अलग होते हैं। संधि का अर्थ है अलगावन, संधि का अर्थ होता है जुड़ाव होता है भाई। ठीक है, नहीं बोलते हैं एक दूसरे को संधि कराए, तो संधि विच्छेद का मतलब होता है अलगाव। तो यहाँ पर बोला संधि का गुण उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पे मेरा आंसर देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव नहीं बल्कि जुड़ाव होना चाहिए था। संधि विच्छेद का बोलता है तो अलगाव होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए संधि पहचानने के लिए क्या होता है, देखिए दीर्घ संधि में जहाँ बड़ा दिखे जैसे भानुदय देवालय, तो वो क्या हो जाता है दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या, गुण संधि से जहाँ सिर पर एक चोटी हो, जैसे उपेंद्र सूर्योदय, ये सब क्या हो जाएगा गुण संधि। वृद्धि से जहाँ सिर पर 2 चोटियाँ हो, जैसे सदैव महाौषध, ये सब हो जाएंगे। यण से जहाँ कटा फटा अक्षर या वर के साथ चिपका हो, उसे जैसे स्वागत इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे यण संधि। अयादि संधि जो बोलने में सरल हो और बीच में य व आए, जैसे पवन नयन, ये सब आए तो अयादि संधि। व्यंजन संधि अगर शब्द के ऊपर अन की बिंदु आए हो, तो संयोग या आधा अक्षर हो, तो जिस उसको क्या बोलते हैं व्यंजन संधि। जैसे बिंदी आए तो संयोग हो गया, आधा अक्षर जैसे सज्जन हो गया। विसर्ग संधि अगर ओ की मात्रा के बाद र आए, जैसे मनोरथ, आधा और आधा तलावे स मूर्धन स दंत आए, तो क्या बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए विच्छेद के समय ध्यान रखने योग्य बातें। सार्थक शब्द संधि को वहीं से तोड़े जहाँ से दोनों शब्द अपना अलग अर्थ रखते हैं, जैसे हिमालय का हिम जोड़ आलय, हिम मतलब बर्फ हो गया, आलय मतलब घर हो गया। मात्रा का ज्ञान, छोटी ई और बड़ी ई के प्रयोग में सावधानी बरतें, जैसे इसमें हमेशा बड़ी ई आती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अनम्यस, अन्य मनसक शब्द का आशय है। अन्य मनसक शब्द का आशय क्या है, तो इसका है
जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ठीक है। अन्य का हो गया दूसरी जगह, ठीक। अन्य का हो गया दूसरी, और मनसक का मन वाला। मनसक मतलब मन वाला, मतलब दूसरी जगह मन हो, यानी इसको एक शब्द में जिसका मन भटका हो, ठीक है। जिसका मन भटका हो उसको अन्य मनसक बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं श्रुति सत शब्द युग की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े का पहचानिए। तो श्रुति सम तो श्रुति सम मतलब सुनने में समान। श्रुति सम मतलब सुनने में क्या हो, समान हो। तो जिसे कुल ये हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका, जो सुनने में क्या है, समान है, लेकिन अर्थ वाले सही जोड़े को शब्द उनका भिन्न अर्थ। देखिए सुनने में समान हो लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न हो। तो भिन्न अर्थ आपको पता है कुल मतलब क्या होता है, ये तो ये कुल मतलब होता है वंश भी होता है, ठीक, और सब भी होता है। ये कुल का अर्थ होता है सब, मतलब पूरा। कुल मतलब वंश भी होगा और पूर्ण। नहीं बोलते कि ये इस कुल का है, इस खानदान का है, तो कुल मतलब वंश भी हो जाएगा, सब भी हो जाएगा। और ये कुल जो है, ये कुल, इसका अर्थ होता है किनारा, ठीक है। तो देखिए सुनने में सम है, बराबर है, एक ही शब्द के, लेकिन अर्थ क्या है, बराबर है। और रात्रि का देखें तो रात्रि और निशा क्या है, ये एक ही क्या पर्यायवाची शब्द है। अभिलाषा और इच्छा ये भी एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। अभय और उभय शब्द का युग्म का सही अर्थ है अभय उभय। अभय मतलब जिसको भय ना हो, यानी जिसको भय ना हो उसको क्या बोलते हैं, निर्भय बोलते हैं। उभय मतलब दोनों होता है। उभय मतलब क्या होते हैं, उभयचर आपने पढ़ा होगा, उभयचर। उभयलिंगी भी पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक। उभयधर्मी पढ़े होंगे, उभयधर्मी किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उभय मतलब दोनों में होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर्यायवाची शब्द में मैंने कुछ दिया है, ठीक, आप लोगों को देखना है। जैसे अमृत हो गया, सुधा, पीयूष, ये आप लोग जरूर देख लेना। अमृत हो गया, अग्नि हो गया, अश्व हो गया, आकाश हो गया, इंद्र हो गया, इच्छा हो गया, कमल हो गया, कामदेव हो गया, गंगा हो गया, गणेश हो गया, चंद्रमा हो गया, जल हो गया, तलवार हो गया, नदी हो गई, पक्षी हो गई, पृथ्वी हो गई, बदलाव हो गया, बिजली हो गया, ब्रह्म हो गया, महादेव हो गया, और रात्रि, लक्ष्मी, समुद्र, सूर्य और हाथी। तो आप लोग थोड़ा स्टॉप कर करके सारा चीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द क्या है, तो लक्ष्य मतलब क्या होता है, निशाना होता है, उद्देश्य होता है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये भी पर्यायवाची में आ जाता है अनेकार्थी शब्द का। अब निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, अनेकार्थी, तो आपको पता है कि यहाँ पे अनुरोध मतलब विनती करना, ठीक। तो अनेक, अनुरोध, विनती एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ का मतलब ये क्या हो जाएगा। अब अर्थ के बारे में हम बताएं तो अर्थ का हो जाता है कि मतलब धन भी हो जाता है, ठीक, और प्रयोजन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके कई मतलब होते हैं। अर्थ मतलब क्या होते हैं, नहीं बोलते कि अर्थ इसका मतलब क्या है, अर्थ का मतलब भी हो जाता है। अर्थ का खुदे मतलब होता है, मतलब, ठीक है, मतलब भी होता है। इसका तुम कहना क्या चाहते हो ये भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र मतलब अर्थ का धन भी होता है। तो इसके भी बहुत सारे अनखाते शब्द हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ये ब्रह्मा जी को, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी के लिए होता है हिरण्यगर्भ। तो क्योंकि आपको पता है कि सृष्टि का रचयिता कौन है, तो हिरण्यगर्भ के तो ब्रह्मा जी है, ठीक है। पाटल का अर्थ क्या होगा, पाटल का अर्थ होगा गुलाब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पाटल हो जाता है पुष्प। पाटल का अक्सर देखते हैं तो पुष्प गुलाब होता है, ठीक है, पुष्प गुलाब, ठीक। आप बोलेंगे गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं बोला है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपको पता है भागीरथी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, अवतरणी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अवतरणी ये नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतरणी, ये नहीं पूछा है, ठीक है। अब हम लोग का एंटोनिम मैंने दिया है कुछ इंपॉर्टेंट, तो एंटोनिम यानी विलोम शब्द देख लेना। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अवाच्य तो सवाच्य, अर्वाचीन तो प्राचीन, आमिष तो निरामिष, आलोक अंधकार, इति अथ, उत्कर्ष अपकर्ष, उन्मूलन रोपण, ये सब आप लोग पढ़ना, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ना, मैं जस्ट जल्दी करा देता हूँ। उन्मूलन रोपण, उर्वर ऊसर, यानी उर्वर मतलब जो है उपजाऊ होता है, तो उसको हम लोग बंजर बोलते हैं। ऋजु वक्र, कृतज्ञ कृतघ्न, क्षणिक शाश्वत,
मतलब क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। जंगम अस्थावर, ठीक है। और तामसिक सात्विक, तिमिर ज्योति प्रकाश, निर्मल मलिन, पाश्चात्य पर्वत्य, तो प्रत्यक्ष प्रोक्ष, बंधन मुक्ति मोक्ष, मुख वचाल और मृदुल कठोर। फिर आ जाएगा योगी तो भोगी, विस्तार संक्षेप, सगुण तो निर्गुण, ह्रस्व तो दीर्घ। तो ये आप लोग देख लेना ये जो भी है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो महात्मा जो महान आत्मा है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, दुरात्मा, ठीक है। महान आत्मा को महात्मा और बुरे आत्मा को क्या बोलते हैं, दुरात्मा बोलते हैं। कुटिल का विलोम क्या है, तो कुटिल, कुटिल अगर हम लोग देखें तो कुटिल का विलोम हो जाएगा, क्योंकि कुटिल का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा होता है। कुटिल का क्या होता है, टेढ़ा होगा। कुटिल का अर्थ ही होता है टेढ़ा। तो हम लोग को ऐसा देखना होगा कि जो सीधा हो। तो जटिल मतलब ने बोलते हैं ना कि बहुत जटिल है। रूढ़ माने ये भी थोड़ा उसी टाइप आ जाता है। तो हम लोग का रिजु आ जाएगा, क्योंकि रिजु का अर्थ होगा सीधा, ठीक है, याद रखना। अस्पृश्य तो ये छूने योग्य हो गया। तो अस्पृश्य जो कि आपका आर्टिकल 17 में आपको पता है, ठीक है। तो अस्पृश्य हो जाएगा, उल्टा होगा, ठीक है। दर्शिका, दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शिका शब्द में दर्शिका यानी दर्शक जोड़ इका। तो हम लोग का क्या प्रत्यय हो जाए, जो लास्ट में लगता है ना, तो इका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रत्यय देता हूँ, जैसे आई तो भलाई, आवट तो लिखावट, आहट तो घबराहट, इक तो सामाजिक, इत तो हर्षित, इत ये मैंने भारतीय। तो ये आप लोग नया शब्द जो भी है ये देख लेना, अक्सर ही एग्जाम में पूछे गए जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। वान तो धनवान, तात मधुरता, दार तो समझदार, अक्कर तो भुलक्कर। ये सब आप लोग को कुछ टॉपिक दिए हैं, ये दिए हैं, याद रखना। और देखिए उपसर्ग भी देख लेते हैं हम लोग। तो उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग में अति जोड़ अधिक, तो अत्यधिक, ठीक। अति जोड़ अधिक, तो अधि जोड़ श्रेष्ठ, अधि जोड़ श्रेष्ठ ऊपर। तो अनु माने पीछे, उपसर्ग क्या होगा, अनु पीछे समान। तो अभी सामने और, अभी सामने अर्थ क्या होता है, अभी मतलब सामने और, ठीक है। इसका देखिए अति का ना ये आपका अर्थ बैठा है। जैसे हम लोग का उपसर्ग कौन कौन होता है, तो अति तो अधिक, अधिक। जैसे हम लोग बोलते हैं अत्यंत, तो उसमें क्या है, अत्यंत, ठीक है। अतिरिक्त, अत्याचार, अधि मतलब अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। तो ये अनु तो क्या होगा, अनुकरण, अनुवाद, ये तो अर्थ है, ठीक है। अभी का सामने और होता है, उप का निकट होता है, निर का बिना बाहर होता है, परि मतलब चारों ओर, पर मतलब अधिक आगे, प्रति मतलब हर एक का होता है, बी मतलब विशेष भिन्न, सु मतलब अच्छा, ठीक है। तो ये सब आपका यथा मतलब अनुसार होता है, सु मतलब अच्छा होता है। तो यथा शक्ति, यथा संभव, ये सब अव्ययभाव समास है ना। सुगम, सुपुत्र, सुरक्षित, ठीक है। सुअक्षा मतलब सुगम, ठीक है। तो वो अच्छा, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र है। तो ये सब आपका अर्थ आता है, तो आप लोग देख लेना, ठीक। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पे देखिए असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो असुरक्षित। तो असुरक्षित में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, तो अ जोड़ सुरक्षित, अ और ये सु, कौन सा उपसर्ग है, अ प्लस सु, क्योंकि आपका हो जाएगा रक्षित। तो अ और सु दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अ भी दिया रहता है ना केवल, और बाकी दूसरा अलग हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दिया है अ और सु दोनों दिए, तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर नहीं ये रहता तो ये आंसर रहता, लेकिन ये दिए तो अच्छा है, ठीक। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो खिचड़ी। तो खिचड़ी तो आपको पता है, ये तो हमारे अपना भाषा लग रहा है ना खिचड़ी। तो खिचड़ी कौन सा भाषा है, तो देशज है, अपना भाषा है, तो देशज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। तो विदेशी शब्द नहीं है, कौन है, तो आपको पता है कौन नहीं है ये विदेशी शब्द, तो कमर, ये तो विदेशी भाई। कमेटी ये भी विदेशी है। कान हम लोग का देसी है, क्योंकि कान पकड़, ये बचपन से ही कान पकड़वाते थे लोग, जो लड़का सब गलती करते थे कान पकड़वा कर उससे उठ बैठ करवाते थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमने उपसर्ग दिया है, तो अत्याधुनिक, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, अत्याधुनिक, अभिमान, स्वतंत्रता, परोपकारी, निर्वासित, बुढ़ापा, लिखावट, ये सब थोड़ा
दिक्कत होता है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अत्याधुनिक में उपसर्ग क्या है, अति, और प्रत्यय क्या है, एक। अब देखिए अधून, अधून बहुत लोग नहीं जानेंगे कि अधून भी कोई शब्द होता है। अभिमान, अभिमान मतलब माने, ये ठीक है। तो अभी जो तो है स्वतंत्रता यानी तंत्र, ये सब जानते हैं। लास्ट में क्या है, ता है, यह प्रत्यय हो गया। परोपकारी यानी उपकार, तो उसमें लग जाएगा पहला उपसर्ग पर, उसमें प्रत्यय ई लग जाएगा। निर्वासित, वास, वास मैंने इसे उपकर्ष क्या है, निर है, और प्रत्यय क्या है, इत है। तो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में केवल प्रत्यय आ गया, बुढ़ा जो आपा लिखो में, लिखावट में आ गया प्रत्यय केवल। निम्न में से कौन विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द पूछा है कौन सा है, तो विदेशी आपको पता है अमीर विदेशी शब्द है, ठीक है। अब आ गया द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, तो द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बोला है ना, अजीर का बताना है, तो इसका अर्थ होता है आंगन, क्या होता है, आंगन, ठीक। द्रहु सो दशरथ अजीर, अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का हो जाएगा आंगन, ठीक है। अब कुछ विभक्तियाँ है जो कि कारक विभक्तियाँ बहुत पूछता है, तो याद रखना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है ओ, ठीक है। तो याद रखना। और देखिए पहचान क्रिया से प्रश्न आता है, किसने, कौन, राम ने आम खाया। अब इसमें बोलता है कि किसने आम, तो वो कर्ता हो जाएगा। जैसे आ जाएगा कि अगर उसमें होगा कि किसने कौन क्या विचार आएगा, तो वो आएगा कर्ता, क्या किसको, तो आएगा कर्म को, और किस से, तो ये आएगा करण से, ठीक है। किसके लिए, तो वो आएगा संप्रदान के लिए। कहाँ से, तो वो होगा अपदान से। किसका, किसकी, तो वो होगा संबंध। कहाँ, किस पर, तो अधिकरण हो जाएगा। पुकारना या सावधान करना, तो हो जाएगा संबोधन। नहीं बोलते हे वत्स, तो किस में आएगा, संबोधन में, ठीक। मतलब अर्जुन क्या, कृष्ण जी अर्जुन को बुलाते हैं हे वत्स, ठीक है। चाहे ये देखिए उदाहरण भी तो दिया है, राम ने आम खाया, राम ने रावण को मारा, वह कलम से लिखता है, तो ये सब उदाहरण है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह घर से यानी अलग हो गया ना, तो वह घर से बाहर गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए डी यहाँ पे अपदान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो डी है लेकिन नहीं, ये अपदान हो जाएगा क्योंकि अलग है ना। तो देखिए क्या बोला, अपदान से अलग होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग हो रहा है, घर से बाहर, तो यह होगा अपदान। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या होता है, पत्ता अलग हो रहा है तो अपदान लगता है, ठीक है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका कोई शत्रु नहीं हो, तो एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसका कोई शत्रु न हो, तो हो जाएगा अजात शत्रु, मतलब जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो उसका अजात शत्रु, ठीक। तो आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अब देखिए हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो कारण और अपदान दोनों से आते हैं, ठीक है। बीपीएससी एग्जाम में फंसाने वाले कन्फ्यूजन पॉइंट से है कुछ, तो करण और भेष अपदान दोनों से, दोनों में क्या आता है, से आता है ना। तो करण से ये क्या आता है, तो देखिए करण यहाँ से का मतलब साधन है, जैसे बस से जाना। अपदान में यहाँ से का मतलब क्या होता है, अलग होना, डरना या तुलना, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है या राम श्याम से बड़ा है, ठीक। तो यहाँ डरना या तुलना भी होता है, तुलना भी आएगा तो किस में लगेगा, अपदान से लगेगा, ठीक है। क्रम भेष संपादन दोनों में को आता है, क्रम और संपादन भी क्या आता है, को आता है। जैसे यहाँ पे दिखाया होगा, जैसे ये पहले बोला था करण से, इसमें भी अपदान से, इसमें भी से था। अब बोला है कि क्रम और संप्रदान में भी को आता है, इसमें भी को है, इसमें भी को, तब उसका बारे में देखते हैं। तो क्रम और संप्रदान दोनों में को आता है। तो देखिए कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़े, जैसे उसने राम को बुलाया, तो ये हो गया कर्म। संप्रदान जब कुछ दान दिया जाए या हमेशा के लिए दिया जाए, मतलब कुछ दान देते हैं और उसको भूल जाते हैं। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, और राजा भिखारी दे दिया कंबल, तो उसको थोड़े मांगने जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वो संप्रदान जिसको हमेशा के लिए दिया जाता है। अपदान कारक केवल अलग होने के लिए नहीं, बल्कि डरने डरने और सीखने के लिए भी होता है, या तुलना के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसमें कर लेना, ठीक है। जिस
वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं जी? तो वो वाक्य हमेशा कर्तुवाच्य कहेंगे, यानी करने वाला ना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता यानी कर्तुवाच्य हो जाएगा, तो बी वाला आंसर देगा। अब देखिए वाच्य से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं वाक्य से, तो ये वाला हो गया हमारा कारक से क्वेश्चन है। तो छत से कूद लड़की, ये क्वेश्चन देख लेना, ये आपके बीपीएससी का पीआईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया वाच्य से, तो वाच्य से हम देखेंगे यहाँ पे वाच्य के 3 मुख्य भेद होते हैं, ठीक है। वाच्य का नाम है कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तुवाच्य में कर्ता होता है, ठीक है, प्रधानता कौन होता है? कर्ता का। कर्मवाच्य में प्रधानता कर्म का, और भाववाच्य में भाव का, ठीक। और क्रिया का रूप क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक दोनों, कर्ता के साथ न हो या कोई चिन्ह न हो, ठीक है, कर्ता के साथ ने हो या कोई चिन्ह न हो, कर्ता, अब देखिए कर्ता के साथ के द्वारा से लगा हो, ठीक है, कर्म का क्या है? के द्वारा से लगा हो, और इसमें क्या होता है भाववाच्य में कि नकारात्मक नहीं और असमर्थक का भाव हो, ठीक है। अगला है कि भूतकाल के भेद हुआ, कितने भेद होते हैं भूतकाल के? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो सी में 8 हमारा ऑप्शन दिया है ना, हमारे सी में क्या दिया था? 8 ऑप्शन दिया था, जो कि मैंने 6 ये बदल दिया गया है, ठीक है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखना। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा? डिब्बा का एक वचन क्या हो जाएगा भाई? डिब्बा का तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? ओ मतलब किस शब्द का एक वचन, यानी इसमें बहुवचन पूछना है, डिब्बा का बहुवचन देखना है, तो ये हो जाएगा हमारे डिब्बे। डिब्बे थोड़ा बोलते हैं हम लोग, डिब्बे बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेंगे, तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग देखने, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं यानी स्त्रीलिंग पूछना है। तो आपको पता है कि मोती पिरोए जाते हैं, तो ये पुल्लिंग हो गया, ठीक। और रत्न से माला बनते हैं, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। नकल, ठीक है, तो नकल आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नकल की जाती है, ठीक, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उससे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे बोला है कि धीरे धीरे का क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण है भाई, क्योंकि देखिए धीरे क्या है? विशेषण है, लेकिन धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, यानी एडवर्ब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ते हैं, तो देखिए तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द होते हैं, जैसे छात्र, आज्ञा, री, स, ण, आधा अक्षर या अग्नि, दुग्ध, रात्रि, ये सब आते हैं, ठीक है। तद्भव संस्कृत से बदले हुए आसान शब्द, जैसे ख, छ, ज, स, चंद्रबिंदु, सरल उच्चारण, आग, दूध, रात, ये सब क्या है? आग, दूध, सरल शब्द, जैसे बोला ना कि सरल शब्द अगर रहेंगे, आसान शब्द वो क्या होंगे? तद्भव, और थोड़ा हार्ड वाले अक्षर है, तो जैसे अग्नि, दूध, रात, ये सब क्या आ जाएंगे? जैसे अग्नि रहेगा तो अग्नि को तद्भव क्या होगा? आग, दूध का तद्भव में दूध, और रात्रि का रात हो गया, ठीक है। अब देखिए तत्सम और तद्भव पहचानने की भी देखिए, क्योंकि पहचान होता है, जैसे छ भ्यस ख या छ, तत्सम में छ होता है, जो तद्भव में ख या छ बन जाता है। तत्सम में छ होता है, जो तत्सम में क्या तद्भव क्या होता है? ख या छ बन जाता है, तो जैसे क्षीर को खीर या क्षेत्र को खेत बन जाएगा, ठीक। व, अब तत्सम का व तद्भव में क्या हो जाएगा? ब हो जाता है, जैसे वणिक तो हो जाएगा बनिया, वर्षा तो बरसात, स जैसे तालाबे सा, भ्यस दंत सम। तत्सम का तलव्य स तद्भव में दंत्य स बन जाता है, जैसे श्यामल तो सांवला, सुक तो सुआ। री का प्रयोग री की मात्रा वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, जैसे श्रृंगार, ठीक है, तो उसका श्रृंगार, ठीक। और घृत घी,
ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आपका चंद्र बिंदु, जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हुआ 100% तद्भव होता है, ठीक है। जैसे मुख, मुँह, मुख यह हो गया आपका तत्सम, ठीक है, लेकिन वो उसमें चंद्र बिंदु लग गया तो वो क्या हो गया तद्भव। तो मुख, मुँह, ग्राम तो गाँव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहचानने का तरीका जान लोगे, अगर नहीं हो गया तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार सुबह में फिर से दोहरा लेना। देखिए, बिना कर्ता वाले वाक्य, कभी कभी क्रमवाच्य में कर्ता गायब होता है, जैसे चिट्ठी भेजी गई, यहाँ चिट्ठी कर्म प्रधान है इसलिए यह क्रमवाच्य है। असमर्था, समर्थता, मुझसे यह भारी पत्थर नहीं उठता है, यह क्रमवाच्य है क्योंकि इसमें पत्थर कर्म है, लेकिन मुझसे उठा नहीं जाता, भाववाच्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अब देखिए कुछ वाच्य से मस्त क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बच्चा सोता है तो कर्तुवाच्य, बच्चे से सोया जाता है यानी भाववाच्य है। लेख लिखा गया कर्मवाच्य, किसी ने लेख लिखा कर्तुवाच्य। चलो अब सोएं कर्तुवाच्य, चलो अब सोया जाए भाववाच्य है। मुझसे हंसा नहीं जाता तो भाववाच्य, मैं नहीं हंसता कर्तुवाच्य। शिकारी ने शिकार किया कर्तुवाच्य, शिकारी द्वारा शिकार किया गया कर्मवाच्य। अशोक ने पत्र पढ़ा कर्तुवाच्य, अशोक के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है कर्मवाच्य, ठीक। मरीज से उठा नहीं जाता तो भाववाच्य है, मरीज उठ नहीं सकता कर्तुवाच्य, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन देखें, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, तो वाक्य में ऐसा है तो ऐसा क्या है, तो ऐसा को बताना है कि ऐसा क्या है, क्रिया विशेषण है क्या है, तो ऐसा आपको क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा क्या है, ये विशेषण की विशेषता बताता है ना, तो ऐसा क्या बोला है कि वह ऐसा दौड़ा, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ा मतलब कि दौड़ना क्या होता है, यह क्रिया होता है, तो क्रिया की विशेषता कौन बताता है, तो क्रिया विशेषण यानी ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्रिया विशेषण हो गया। जब पढ़कर, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा, मतलब अब पढ़कर क्या होगा, यानी नहीं बोलते हैं कि अब पढ़कर क्या होगा जब तुमने एग्जाम दे ही दिया, ठीक है, या एग्जाम में फेल ही हो गए तब पढ़कर क्या होगा, या एग्जाम जब मान लीजिए दे दिए उसके बाद बोले कि अब पढ़ेंगे, एग्जाम में गए पेपर हार्ड आया बोले कि अरे पढ़ा नहीं कि अब बहुत पढ़ेंगे, तो बोलते हैं ना कि अब पढ़कर क्या होगा, तो क्या बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, यानी पहले करना चाहिए था ना उसको। तो इसमें क्रम के आधार पर क्रिया के कितने विधेय हैं, तो क्रम के आधार पर क्रिया के कितने विधेय हैं, तो 2 होते हैं, कौन कौन, अकर्मक और एक होता है सकर्मक, ठीक है। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है, तो इसमें गुणवाचक है क्योंकि इसकी क्वालिटी बताता है कैसा, तो धुंधला है, दशा कैसी है तो धुंधला है। अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा, ठीक है। अग्नि का विशेषण क्या होगा, आग्नेय। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उपयोग किया गया है, कोई सज्जन अनिश्चय है, कोई सज्जन मतलब उसको निश्चित नहीं कि कौन है, लेकिन कोई सज्जन है यानी अनिश्चितता का बोध है, यानी अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, तो ये है ना, ये हम ना बोलते हैं यह है वह है, यह सब तो यह है तो सर्वनाम है। जलेबी में मिठास अधिक है, निम्नलिखित शब्द का विशेषण बताइए, तो मिठास का बोलना है, इसका विशेषण बताना है, तो मिठास का विशेषण क्या होता है, मीठा हो जाता है भाई, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचाने, संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द पहचाने, संज्ञा क्या होता है, नाम होता है, तो नाम बताना है, तो नाम कौन है, तो मीठा, ये सब क्या है भाई, ये सब तो संज्ञा थोड़े है, ये सब विशेषण है, मीठा है, मधुर है, चतुर है, ये सब विशेषण होता है। तो हम लोग का इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बोलना है, शुद्ध शब्द, तो आपको बोलना है चाहिए जिजीविषा, तो जिजीविषा, लेकिन ये जीजी दीर्घ नहीं होगा बल्कि एक हर्षई होगा, एक दीर्घ, यानी आपका सी ना, हम लोग का सही होना चाहिए जी बी सा, ठीक, आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन कीजिए, तो शुद्ध का क्या है, अनुगृहित होता है ना, अनुगृहित यानी ग्रहित है, गलती, ये भी ग्रहित यानी गृहित, ये भी हो जाएगा, ठीक है। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह होता है,
तो कौन सा, तो योजक होता है, ये वाला होता है ना, दो विपरीत चिन्हों के बीच कौन सा होता है, तो योजक चिन्ह होता है, ये वाला, ठीक है। जैसे दिन और रात, दिन जैसे दिन और योजक चिन्ह और रात होता है, ठीक है। और विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो नहीं कल मैं तुम्हें घर नहीं आ सकता है, तुम्हारे घर, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। अरे यार देखिए, यहाँ पे अगर नहीं बोला है तो यहाँ से शुरुआत कराएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, तो यहाँ पे कुछ ये अल्प विराम यानी कम होना चाहिए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, ऐसे बोलना चाहिए। तो नहीं कल मैं तुम्हारे, ये डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कहता है ये तो सब सही है। बाकी हम लोग स्वर पढ़ते हैं, स्वर का देख लेते हैं। तो देखिए, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी के मुख्य रूप से कितने स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं। स्वर के प्रकार और परिभाषा देखते हैं। तो हर्ष स्वर कौन कौन है, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष से दुगुना शब्द है, तो आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर। अयोग वाह स्वर बोलना है, तो जो न स्वर हो और न व्यंजन हो, तो जिसे क्या बोलते हैं, अन अह ऐसे बोलते हैं ना, तो अन अनुस्वार हो जाएगा और अह विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब व्यंजन की बात करें तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल कितनी संख्या है, तो 33 है। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के अनुसार, तो स्पर्श व्यंजन इन्हें याद रखने के ट्रिक क्या है, तो क च ट त प। तो जैसे वर्ग में कौन कौन आ जाए, तो क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया, ठीक है। अब व्यंजन और क्या है क में, तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट में ट ठ ड ढ ण, त में त थ द ध न, प में प फ ब म। अब इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो क से कंठ से होता है, ठीक है। कंठ मतलब गला होता है। च से तालु यानी जीभ तालु को छुए, ठीक है। ट से मृदा, मृदा मतलब ऊपरी मसूड़ा, जैसे ट ऊपर छूता है ना। त वर्ग से दंत से यानी दांत, त थ, तो ये सब दांत छूता है। प से ओष्ठ, पा, दोनों ओठ लग रहा है ना, पा होठों से, ठीक। विशेष व्यंजन का प्रकार, जैसे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन है, य र ल व, ठीक है। और फिर आता है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब आ जाएगा, ठीक है। जिसे जिनके उच्चारण से मुंह से गर्म हवा निकले, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ स्र, दोनों व्यंजनों के मेल से बने हुए, ठीक है। द्विगुण व्यंजन मैंने दोनों का, तो अब इनको ढ, ये हम लोग ये अंगन है बल्कि ये र वाला बनते हैं, ठीक है। से लड़का ये वाला है, ठीक है, तो लड़का ये वाला है। और ढक्कन, ढक्कन तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ढक्कन, तो ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं, तो इन्हें उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब अल्प विराम और महाप्राण प्राण के आधार पर करते हैं। देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण प्राणवत्त के आधार पर बीपीएससी में यहाँ से कठिन प्रश्न पूछते हैं। तो अल्प प्राण जिसमें कम हवा हो, महाप्राण जिसमें अधिक हवा। तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5वां वर्ण, जैसे क ख ग घ अंग। अब जैसे बोला है कि 1, 3, 1 में ये हो गया, 3 में ये हो गया और 5वां, तो क अंग, क ग और अंग क्या हो जाएंगे, तो ये कम हवा वाले अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या लेंगे, य र ल भी आ जाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग में भी, च वर्ग में भी, ट वर्ग में भी, सबके कौन कौन अक्षर लेना है, तो 1 और 3, 5 वाला, ठीक। और साथ में कौन है, य र ल व। अब जो महाप्राण अधिक हवा वाले कौन कौन है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे ख और घ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का भी, च वर्ग का भी, सबका। और लास्ट में कौन है, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आ जाएगा, ठीक है। घोष और अघोष कंपन के आधार पर, ठीक है। तो कंपन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, घोष और अघोष। और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ये सब स्वर के भाग हैं। तो अघोष, अघोष में प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 वाला वर्ण और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स आता है, ठीक है। तो 1 और 2 वाला कौन आ जाएगा, तो क और ख का बात कर रहे हैं, ठीक है, घोष और अघोष में। और सघोष में कौन आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी घ, क, ख, ग, घ और अंग, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। और सभी स्वर बोला है, सभी स्वर मतलब आ ई वाला सभी स्वर, और य र ल व ह तक भी,
य र ल व ह, ये बीच में तलाबे स मूर्धन स दंत स नहीं होगा, ठीक है, ये अघोष में आ जाएगा। अब वायरस बाबा के संयुक्त व्यंजन की बनावट जरूर याद रखें। जैसे छ किस किस से बना है, तो क और मूर्धन स, त्र त और र से, ज्ञ ज और या से रखा है, स्र स और र से, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर कौन कुछ पूछा जाता है, छ से बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिवीजन बहुत कर लिया। अब है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो कौन सा व्यंजन संघर्षी है, अभी मैंने हम लोग संघर्ष वाला पढ़े थे, तो कौन सा है जी, तो ह वाला, अभी बोले कि संघर्ष व्यंजन भी हम लोग पढ़े, तो कौन है, ह, ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मात्रा के आधार पर, ठीक, आपने देखा होगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग आते हैं य का उच्चारण स्थान क्या है, य का उच्चारण स्थान अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोग बताना क्या हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ आंसर ताकि आप लोग ढूंढना पड़े। तो य का होता है, इसमें तो है ये नहीं है क्योंकि तालु होता है ना, ठीक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। गीता में कितने श्लोक हैं, तो गीता में आपको पता है 700 श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, तो शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, आपको पता होना चाहिए, तो यह है उपन्यास की, ठीक। नागार्जुन, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अब देखिए हम लोग हिंदी साहित्य से भी कुछ देख लेते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है, तो काल का नाम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। और अन्य नाम क्या है, वीर गाथा काल बोलते हैं आदिकाल को, भक्तिकाल को स्वर्ण काल बोलते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल और आधुनिक काल को गद्य काल, ठीक है। आदिकाल कब तक रहा, तो 1000 से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल 1850 से अब तक। उसकी मुख्य विशेषता तो युद्धों का वर्णन है, वीरता का गाथा है आदिकाल में, और भक्तिकाल में ईश्वर की भक्ति है, सगुण निर्गुण, और रीतिकाल में अलंकार, प्रेम, दरबारी कविता, आधुनिक काल में देश प्रेम, खड़ी बोली, गद्य और विकास है, ठीक है। प्रमुख काल और उनके हिट कवि एवं रचनाएं, ठीक है। तो आदिकाल के कौन कौन कवि हैं, तो चंद्रबरदाई थे, नरपति नल्ला थे, जगनिक थे। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य थे, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और नरपति नला विशल देव रासो थे, जगनिक अल्हार खान परमालो रासो थे, ठीक। भक्ति काल तो स्वर्ण युग है, तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जैसी हैं, जैसे तुलसीदास का कौन था, तो रामचरितमानस अवधि में, विनय पत्रिका भी है उनका, कबीरदास का बीजक था, और बीजक में साखी शब्द रामायणी ये सब था। भाषा क्या थी, साधु ककड़ी थी। सूरदास की सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी ये सब है, ठीक है। जैसी का पद्मावत, यहाँ से बहुत सारे पद्मावत से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य अवधि है, ठीक है, अवधि भाषा में। रीतिकाल में तो बिहारी है, ठीक है, बिहारी सतसई 713 जो है, भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, वीर रस के कवि हैं। आधुनिक काल में छायावाद और आगे हैं, तो छायावाद में कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी बहुत है। तो जयशंकर का कौन है, कामायनी महाकाव्य, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर। आंसू है लहर है, सुमित्रानंद का चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को। और पल्लव ये भी बहुत पूछता है, और कामायनी ये भी बहुत पूछता है। महादेवी वर्मा का यामा, इसके लिए भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इनका है निर्जन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, बिहार के गौरव के, ठीक है, चूँकि आप बिहार से हैं तो बीपीएससी में बिहार के साहित्यकारों पर विशेष ध्यान है, तो याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन है, तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, ठीक है। उन्हें राष्ट्रकवि मुंगेर से, और कहाँ से थे, वो मुंगेर से थे। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ये सब बिहारी लोग हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनका क्या है, महिलाचल प्रति परिकथा, आंचलिक उपन्यासकार थे उनको बोलते हैं, और अररिया से थे। विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, मैथिली कोकिल, मधुबनी से थे। नागार्जुन युगाधारा,
सतरंगे पंखों वाले, जन कवि बोला जाता है और दरभंगा से थे। राम वृक्ष बेनु पेरी, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, इन्हें कलम का जादूगर बोला जाता है और ये मुजफ्फरपुर से थे। ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम कुछ स्टैटिक जी देना, तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा 9वीं शताब्दी में। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचर देवसेन। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड तंत्र, कलकत्ता 1826 में। हिंदी का प्रथम उपन्यास द परीक्षा गुरु लाल श्री श्रीनिवास द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रानंद पंतम चिदम्बरा के लिए। ठीक है। तो ये लोग हम लोग को हिंदी साहित्य भी खत्म हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गेहो नहीं, हाथ पक्ति किसने लिखी है? ठीक है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गेहो नहीं, हाथ पक्ति किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है जी? तो ये लिखा है कबीर दास ने। ठीक है। उनका कहना था कि कभी कागज कलम से हाथ नहीं लगाए, वे केवल अनुभव गाते थे। ठीक है। कबीर जी क्या करते थे? वो कभी लिखते नहीं थे, उन्होंने कभी लिखा ही नहीं है, उन्होंने बस अनुभव किया और गाते थे। तो उन्हीं का चीज़ दूसरे लोगों ने लिखा है, बल्कि उन्होंने कबीरदास ने कभी लिखा ही नहीं है। ठीक है। तो वहीं वो बोल देते हैं। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, हीरामन सुआ का उल्लेख, तो हीरामन सुआ तो ये आता है आपका पद्मावत से, जो कि किसने किया अभी जस्ट मैंने बताया, इसका कमेंट करना किसने, मैंने अभी जस्ट बताया है पद्मावत के लेखक कौन है। और ये जीके भी पूछा जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है। ये आपका आ गया पैसेज। यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा पैसेज से। ठीक है। तो पैसेज में आप लोग देख लेना। बोला उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। अब इसमें आपको गद्यांश का शीर्षक रहता है। देखिए गद्यांश का आपको पता देते हैं, अंतर्मन यादों का भंडार घर, यही आपका गद्यांश है। आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। अब उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? ठीक है। अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? तो अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक को मन में शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। ठीक है। तो ये आपका बी वाला आंसर, क्योंकि सबसे अच्छा यही था। बाकी आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। तो देखिए सही सारांश बोले ना, तो देखिए अब देखिए ये वाला कितना बड़ा है, बी वाला उससे छोटा है, सी वाला छोटा है। तो देखिए मैं अगर होता ना तो डायरेक्ट ये वाला आंसर डाल देता, क्योंकि जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुगंधी। आप लोग जब पढ़ते तो आप लोग बता देते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतर क्या है? तो संलग्न में का क्या हो जाएगा? जब ये आप लोग सरकारी काम में आएंगे ना तो संलग्न बहुत यूज होता है, तो ये इंक्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है। जो भी कोई दोस्त अगर जॉब करता होगा ना तो उसको पता होगा कि संलग्न का क्या होता है, क्योंकि इंक्लोज इसको बोलते हैं। ठीक है। डिस्पैचिंग भी करता है लोग बहुत। तो ये हो जाए। कब बाबा मरही तू कब बड़ा चुरही, मैंने कब बाबा मरी है तब कब चुरही खाए, मतलब इस सब बोला है। तो ये आपको लोकोक्ति या मुहारे सब ये होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है, तो कब बाबा मरही कब तक, ये मतलब नहीं बोलते हैं कि जिससे आप कोई घटना हो कि अरे ये घटना होगा तब ना हम करेंगे, तो ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब वो कहीं पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई बोल देगा कि वर्षा होगा तो हम नहाएंगे, कि जिससे में कोई बहुत लोग नहीं नहाते हैं, तो बोलेगा कि बारिश होगा तो मैं बारिश में नहाऊंगा, तो पता नहीं कब बारिश होगा और कब तुम नहाओगे। वैसे ही ऐसे तुम जिंदगी मतलब जब तक बारिश नहीं होगा तब तक तुम बस आओगे इसी तरह। तो मतलब उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं तो कार्य का अनिश्चित होना। ठीक है। ये दिखाता है। ठीक। अब हम लोग कुछ ना यहाँ पे हिंदी मुहावरे देखते हैं। अब देखिए, अंगूठा दिखाना, वक्त पर मना कर देना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अक्ल का दुश्मन, मुख्य व्यक्ति, ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना, ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश कर देना, ईद का चांद होना है बहुत दिनों बाद दिखाई देना है, देखते हैं ईद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, उल्टी गंगा बनाए नियम के विरुद्ध कार्य करना, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, नहीं बोला कि एकदम कलम तोड़ के लिख दी है। ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब दूसरे की क्या होता है खुशी देख के नहीं दुख हो जाता है, तो ईर्ष्या जलन होना, ख्याली पुलाव बनाना, मतलब क्या होता है सपना नहीं बोलते हैं,
ख्वाब देखना तो केवल कल्पना करना, गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, घी के दिए जलाना बहुत खुशियाँ मनाना, चंपत होना यानी भाग जाना, छक्के छुड़ाना बुरी तरह हारना, तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना, ठीक है, दांत तले उंगली दबाना यानी चकित हो जाना, नाक काटना इज्जत उतारना, नौ दो नाक कटना हो है ना, यहाँ पे नाक काटना नहीं बल्कि नाक कटना है यानी इज्जत चले जाना होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना, फूले न समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, मुंह की खाना यानी हार जाना, लोहे के चने चबाने यानी कठिन संघर्ष करना, हाथ साफ करना यानी चोरी करना, हवा से बातें करना बहुत तेज दौड़ना, श्री गणेश करना यानी कर्म करना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। हम लोग लोकातीत अभी देख लेते हैं, अभी जस्ट अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले लोकातीत भी देख लेते हैं। तो अजजल गगरी छलकत जाए, ठीक, तो ओछा व्यक्ति बहुत दिखाव करता है, मतलब क्या होता है, अजजल गगरी यानी ओछा व्यक्ति बहुत दिखाव करता है, अंधों में काना राजा, ठीक है, तो मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाला भी विद्वान माना जाता है, अपनी डफली अपना राग, सबका अलग अलग मत होना या साथ न चलना, अपनी डफली अपना राग, ठीक, आम के आम गुठले यानी दोहरा लाभ होना, उल्टी चोर कोतवाल को देते हैं यानी अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वालों को ही दोष देना, उचित दुकान फिक बना यानी केवल बाहरी दिखावा वास्तविक कुछ नहीं, एक पंथ दो काज यानी एक ही साधन से दो काम सिद्ध करना, नहीं बोलते हैं एक तीर दो निशान, वही वाला एक पंथ दो काज, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना, कंगाली में आटा गिला, विपत्ति में और विपत्ति आना, खोदा पहाड़ निकल चाहिए यानी कठिन परिश्रम का बहुत कम फला यानी दिन भर काम किए और मिला 5 रुपया, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, नहीं बोलते हैं कि घर का भेदी लंका, जैसे कि लंका का कौन था विभीषण, उसी ने तो बता दिया तो रावण मर गया, नहीं तो मरता कहाँ, चोर की दाढ़ी पे तिनका यानी दोषी व्यक्ति हमेशा संस्कृत या डरा हुआ रहता है, जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे मुखिया वैसे ही उसके साथी, जिसकी लाठी उसकी वजह, शक्तिशाली की ही जीत होती है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर की वस्तुएं या परिस्थितियाँ अच्छी प्रतीत हैं, मतलब नहीं बोलते हैं कि जैसे अभी किसी को शादी नहीं किया हो, ठीक है, कोई लड़का अभी शादी नहीं किया, जैसे आप लोग में है, बहुत लोग शादी नहीं किए तो आपको लगता है कि सबका आजकल शादी का लगन है, सब चलो शादी करते हैं, कि ये लोग कितना खुश होता है, मार आते होगी, गोर दबाते होगी, प्यार मोहब्बत देती होगी, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आप शादी करेंगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना, नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना चाहिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, योग्यता होने पर भी व्यवस्था के कारण तुच्छ कार्य करना, मतलब नहीं बोलते हैं कि आप किए हैं क्या किए हैं PhD, ठीक, PhD पता नहीं क्या है, आपने किया PhD और कर है काम ग्रुप D का, ठीक, तो वहीं बोलते हैं पढ़े फारसी बच्चे तेल, वही वाला होता है, बगल में छोरा शहर में ढूंढोरा, वस्तु पास में होना और उससे दूर तक भ्रूण, देखिए आज देखिए ऐसे ही होता है, क्या होता है ना कि लड़कियों के पास में अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो लड़की होती है आजकल के देखते हैं कि लड़की कि पे कोई अच्छा लड़का उस पर दीवाना रहता है, लेकिन लड़कियां अच्छा लड़के को देख ना करके दूर के जो कुत्ता जैसे घूमता रहता है जो उसके पीछे पीछे, तो उन पर ध्यान देती है, तो वही बोलते हैं ना कि जो बगल में था और उसको ध्यान ही नहीं दिया और दूसरे में देखने लगे, मैंने थोड़ा रोमांटिक में बता दिया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, भाग्य से सब मिलता है मांगने से कुछ नहीं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, मुंह में राम बगल में छुरे, ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता, सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति की डरने की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी काया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, मैंने दिखा दिया है, क्लास तो बड़ा हो गया भाई, लेकिन कोई ना, हमने पढ़ा भी तो बहुत लोग, देखिए ये है, हाँ अच्छा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में आया था, तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसका हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, मतलब आए थे कुछ करने और लग गए किसी और में, ठीक, तो ये हो जाएगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मतलब कोई व्यक्ति अकेला वीरवान नहीं, शक्तिशाली नहीं होता, तो अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है, खिली हुई हवा, ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई, तो इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा उपमा, हमने बताया था कि इसका पहचान क्या होता है, सा सी से
सरिस। मैंने पिछले जो मॉक टेस्ट कराया है हिंदी का, उसमें मैंने अलंकार का चिन्ह पहचानने के लिए बता दिया है ट्रिक। तो सासी देख रहे हैं, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी यानी जिसे थोड़ी सी अगर तुलना भी होता है ना थोड़ा सा, तो उसमें उपमा लगता है, ठीक है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे तुलना किया जाता है और सा सी से और सरिस शब्द आए तो क्या होता है, उपमा होता है, ठीक है। और अनुप्रास भी बताया है क्या होता है, तो ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार है, तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये कौन सा है जी, यमक। मैंने बताया था कि एक ही शब्द हो, जैसे ये सेम शब्द है, पढ़ने में तो सेम है, लेकिन यहाँ पे सजना देखिए शब्द एक हो। देखिए मैंने बोला था पिछले क्लास में कि शब्द एक हो लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ भिन्न हो, तो क्या होता है, यह होता है यमक। मैंने बता दिया था, आप लोग पिछले क्लास में देख लेना, पिछले मॉक टेस्ट में हिंदी का मैंने कराया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जल थल में, इसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है। तो ये मैंने बताया था कि जब बार बार शब्द का क्या हो, बार बार उसकी आवृत्ति हो, किसी में इस पंक्ति में च और ल वर्ण की क्या है, च और ल, ठीक है, जल थल। तो जिस शब्द की बार बार क्या होता है, पुनरावृत्ति हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास। जिसे शब्दों की पुनरावृत्ति से क्या होते हैं, पुनरावृत्ति से उसको बोलते हैं अनुप्रास। तो इसमें अनुप्रास होना चाहिए, लेकिन अनुप्रास तो नहीं है, तो हम लोग हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला था जो बार बार आवृत्ति हो यानी पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो पुनरावृत्ति शब्दों से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसे हो गया अनुप्रास। किसी छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, किस छंद में 4 से अधिक होते हैं, तो छप्पय में किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में ना हम लोग छंद भी देख लेंगे, इसमें तो बहुत बड़ा हो गया। तो अगर जो हम लोग देखिए, मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से तो हिंदी का 5 कराऊंगा, ठीक है। तो हिंदी का 5 कराऊंगा, तो उसके साथ मैं अगला भी उसमें छप्पय जो भी है छूटा हुआ वो सब टॉपिक करा देंगे, ठीक है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का अस्थायी यानी यानी हंसना वाला है, ठीक है। तो हास्य हो जाएगा। और रौद्र, ये आपको पता नहीं कि रौद्र भी एक अपने आप में एक रस होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं थे, तो निम्नलिखित में से कौन एक भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं थे, तो ये थे आपके क्षेमेंद्र नहीं थे, बल्कि कौन कौन थे, भट्टलोलट थे, शंकुक थे, और आपका कुछ आ जाएगा, भट्ट नायक भी आ जाते हैं, ठीक है। भट्ट नायक और अभिनवगुप्त भी आते हैं, ठीक है। ये सब रस 4 सूत्र प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं, ठीक है, रस के, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये क्षेमेंद्र नहीं है। तो रस का कुछ हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन रस है। तो रस में क्या है, श्रृंगार रस है जिसका भाव क्या होता है, रति प्रेम होता है, श्रृंगार रस का रति प्रेम होता है, और वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है, हास्य का हंसना होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा यानी घृणा होता है, अद्भुत का विस्मय यानी आश्चर्य होता है, संत रस का निर्वेद या वैराग्य होता है, वात्सल्य रस का वत्सला स्नेह भक्ति रस का अनुवाद या देवरति होता है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है, इसमें श्रृंगार रस में क्या है, नायक नहीं, जिसमें प्रेम होता है नायक नहीं कहता, ये करेगा। उत्साह में, और इसमें संयोग और वियोग दोनों होता है। उत्साह में वीरता, युद्ध, कठिन और क्या संकल्प होता है। शोक में प्रिय वस्तु का विनाश या वियोग होता है। हास्य में विचित्र वेशभूषा या चेष्टा होता है। क्रोध अपमान भी होता है और शत्रु के प्रति गुस्सा होता है। भय में डरावनी वस्तु का दृश्य होता है। जुगुप्सा घृणा, खून, मांस, दुर्गंध, घृणा पैदा करने वाले दृश्य होते हैं। विस्मय अनोखी या आश्चर्यजनक बात होती है। निर्वेद में वैराग्य यानी मोक्ष अध्यात्म ज्ञान की बात होती है संतरस में। वत्सल्य स्नेह में माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है वत्सल्य में। और अनुराग देव में ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ये सब आपका पहचान है। इतना रस आप अगर आप पढ़ लेंगे ना, ये चार्ट आपको क्या गया समझिए, आपका रस में कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक। जैसे हम लोग का पूछा हुआ था हास्य से, तो आपने हास्य वाला तो यहाँ पे देख ही लिया, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए विपक्षी में अक्सर इनके नाम पूछे जाते हैं। अस्थाई भाव जो मन में हमेशा संस्कार रूप में रहते हैं। अस्थाई भाव मतलब जो मन में हमेशा संस्कार रूप में रहते हैं। विभाव रस को जगाने वाले कारण, जैसे चांदनी रात, एकांत स्थल। अनुभाव मन के भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक चेष्टा, जैसे पसीना आना, कंपना। संचारी भाव जो भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण भर के लिए आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है संचारी भाव। ठीक है, तो ये भाव भी है। ठीक है, भाव पूछता है। प्रमुख रसों के उदाहरण, जैसे बीर रस, बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्रृंगार रस में बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवहनु भासे, दैन कहे नटी जाए। ये श्रृंगार रस है। ठीक है, इसमें थोड़ा देख रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत वाला बता रहा है। संतरा मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे कया इतना। मतलब आपको पता है कि हम लोग का ये पुतला है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। मतलब ये वाला भाव है ना कि आए थे नंगे जाएंगे नंगे, मतलब ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, फिर हम इतना ढोंग क्यों करते हैं, ये बोला है। शांत रस में ऐसा होता है, मतलब उसमें ज्ञान खूब रहता है, अध्यात्म की बात होता है। रौद्र रस, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे, सब सिल अपना भूलकर करतल युग मलने लगे। ठीक है, रौद्र रस में एकदम उत्साह वाला। ठीक है, मतलब जैसे अर्जुन जी पीछे हट रहे थे ना, तो श्री कृष्ण जी उनको बोला था, फिर वो अपना तीर कमान लिए और मारा, धराधर तीर चलाने लगे। रसराज, श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, रसराज यानी श्रृंगार रस का, यानी रसराज यानी रसों का राजा। भरत मुनि, इन्होंने केवल 8 रस की चर्चा की है, जिसे शांत रस को इन्होंने शामिल नहीं किया है। संचारी भाव की संख्या, यह प्रश्न बार बार आता है, याद रखें। संचारी भाव कितनी संख्या है? तो 33 है, याद रखना। ठीक है, ये वाला जरूर रखना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से एक अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में से एक अशुद्ध है, कौन? तो अशुद्ध की बात करें, निम्नलिखित वाक्य में से एक अशुद्ध है, तो कौन है जी? तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, तो बिल्कुल सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए थे, नहीं, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए नहीं, बल्कि वन गए हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल, बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो यही तो हो जाएगा मिश्र भाई। ठीक है, तो चलिए अगले अगले जो प्रैक्टिस लगे ना, तो उसमें हम लोग वाक्य को भी देख लें, मतलब जो भी टॉपिक छूट जाए ना, तो अगले क्लास में करते जाएंगे। ठीक है, बाकी इसी जो मॉक टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ा दिए। ठीक है, देख रहे टाइम कितना ज़्यादा हो गया। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। तो निम्नलिखित वाक्य, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू। अब इसको सरल करना है, तो अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, तो हम वो क्या करेंगे? अतिथि के आते हैं कार्यक्रम शुरू हुआ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सबसे सरल है। अतिथि आए कार्यक्रम शुरू, ये नहीं। देखिए ये है ना कि जब सरल करते हैं तो उसमें कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगता है। अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हो पाया, तो ये थोड़ा और हार्ड हो गया ना, इसलिए तो उसको सरल बनाना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दोनों पद, तो इसको बोलते हैं दोनों पद। उसको तो दोनों, जिस समास में दोनों पद समान हो, ठीक है, तो क्या होता है? दोनों पद यानी देखिए दोनों पद मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दोनों पद मतलब दोनों पद समान हो, यानी द्वंद्व समान। जिसे होगा अव्ययभाव में, तो इसमें होता है क्या होता है? पूर्व पद समान होता है, और तत्पुरुष आता है, तो इसमें दूसरा वाला होता है, यानी प्रथम वाला होगा तो जिस समझ में दोनों, पहला पद होगा तो अव्ययभाव, दूसरा वाला तो तत्पुरुष, और दोनों वाला द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण मुक्त में, तो ऋण से मुक्त, तो आपको पता है कि जिसमें कारक वाला चिन्ह आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास ये आ जाता है, जिसमें कारक वाला चिन्ह आ जाएगा। तो जैसे ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, यानी से आ गया ना, तो कारक आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? से मुक्त है, तो यहाँ पे देखना है भाई इसमें कौन भी कारक है, तो से मुक्त यानी अलग हो रहा है ना, तो अपादान वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो, ये होता है आपका अव्ययभाव समास। हम बोले ना कि पहला पद
उपस्थित हो। दूसरा पद हो या ना हो, पहला पद हो, तो दूसरा पद किस में होता है? तत्पुरुष में होता है। तो ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब आते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी हुआ ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, एक नहीं बोलते जिसे नीरज चोपड़ा ने एक जिसे एकल में जीता था, तो इस तरह जो पहले कभी ना हुआ हो, अभी जस्ट हुआ है, तो उसको जिसे प्रथम नहीं बोलते कि प्रथम करने वाला, तो होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब होता है कि पास्ट में कभी कुछ नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, अ मतलब क्या हो जाएगा? अ मतलब नहीं, भूत माने पास्ट यानी पहले, और जब भूत मतलब पास्ट यानी पीछे, और पूर्व माने पहले। ठीक है, तो मतलब भूतकाल में भी नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। ठीक है, तो आपका 100 वाला बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपको क्लास कैसा लगा हो, क्योंकि क्लास तो बड़ा होगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और अपना सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और ये एक रिवीजन क्लास कैसा लगा, ऐसे ही क्लास चाहिए तो जो मैं 5 मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, तो इसी तरह मैं रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट कराऊंगा। बाकी नहीं तो ऐसे बोलेंगे तो केवल 1 से 100 तक क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वो आपको देखने के लिए, तो अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।